Hello friends, this is Neha and welcome to Anvi Learning Platform. Hello friends, this is Neha and welcome to Anvi Learning Platform. चलिए अब हम आज स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट क्या है? मूवमेंट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स का एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है मूवमेंट। ठीक है, एनिमल्स एंड प्लांट्स एग्जिबिट ए वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट। एनिमल और प्लांट है वो एग्जिबिट करता है एक वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट। उसके बाद क्या है, उस वाइड रेंज का मतलब है कि बहुत ज्यादा, मतलब हर बहुत तरीके से मूवमेंट होती है एनिमल्स और प्लांट्स में। ठीक है, अब देखो, स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा इज ए सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट। बोला जा रहा है कि प्रोटोप्लाज्म क्या है, मतलब अमीबा के प्रोटोप्लाज्म का मूवमेंट होता है। स्ट्रीमिंग मतलब ये होती है जैसे हिलता रहता है, जैसे वाटर डाल दो किसी कटोरी में, उसमें थोड़ा पानी डाल दो तो, या फिर किसी प्लेट में वाटर डाल दो, उसके बाद उसमें थोड़ा हाथ से उसको हिला दो तो उसके बाद पानी फ्लो करती रहती है ना, वैसे ही प्रोटोप्लाज्म अमीबा के अंदर फ्लो करता रहता है और उसी फ्लो से उसका सारा फंक्शन होता है। उसी फ्लो से क्या होता है, एक्सक्रीट आउट भी करता है, इंडाइजेशन वगैरह सब करता है, क्योंकि वो यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर है तो उसका सारे फंक्शन क्या होता है, एक ही सेल के अंदर होता है। तो उसी प्रोसेस से ये प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट से ही ये सारे फंक्शंस होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या, मूवमेंट ऑफ सीलिया फ्लैजिला टेंटिकल्स आर सोन इन मेनी ऑर्गेनिज्म। अब बोल रहा है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में जिसमें सीलिया का मूवमेंट होता है, पैरामीशियम में फ्लैजिला का मूवमेंट होता है, हमारा क्या बोलते हैं नॉर्मल अमीबा में, तो ऐसे बहुत सारे होते हैं, टेंटिकल्स का मूवमेंट होता है। तो ये सब है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट डिफरेंट होता है। अब है ह्यूमन बींग्स कैन मूव लिम्स जॉ आईलिड्स टंग इटीसी। ह्यूमन बींग है वो अपना क्या होता है, हाथ को घुमाते हैं, जॉज को घुमाते हैं, आईलिड्स को, पल को जिसको बोलते हैं उसको घुमाते हैं, टंग्स को घुमाते हैं, सब कुछ। सम ऑफ दिस मूवमेंट रिजल्ट इन ए चेंज ऑफ प्लेस और लोकेशन। अब इसमें से कुछ मूवमेंट है वो चेंज करता है प्लेस को और लोकेशन को। सच वॉलेंट्री मूवमेंट इसको लोकोमोशन। उस वॉलेंट्री मोशन को हम क्या लोकोमोशन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए, वॉलेंट्री मूवमेंट। ठीक है, वॉलेंट्री मूवमेंट मतलब मन मर्जी है, ऐसा नहीं है कि वो आप ऑटोमेटिक होगा, मन मर्जी है तो उस मूवमेंट को बोलते हैं लोकोमोशन। मतलब ये जो मूवमेंट हो, जो प्लेस चेंज करे और जो लोकेशन चेंज करे, तो उस मूवमेंट को बोलते हैं लोकोमोशन। मतलब मूवमेंट है, लोकोमोशन हो सकती है, लेकिन सारे लोकोमोशन मूवमेंट हो सकते हैं, लेकिन सारे मूवमेंट लोकोमोशन नहीं हो सकते। ये लाइन 100% लर्न कीजिएगा, क्योंकि ये लाइन पूछता है कि ऑल मूवमेंट्स आर लोकोमोशन और नॉट, ये पूछता है आपसे, तो ये वाला ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल दिया है लोकोमोशन का, वॉकिंग, ये वाला अंडरलाइन कर लो, रेड मतलब मार्क जाए ताकि आपको अच्छे से लर्न रहे। सच लोकोमोशन मूवमेंट। ठीक है, इस जो सच वॉलेंट्री लोकोमोशन को हम मूवमेंट बोलते हैं। यहाँ से भी लिख सकते हैं सम ऑफ द मूवमेंट रिजल्ट चेंज इन प्लेस और लोकेशन। प्लेस और लोकेशन में चेंज होगी तो उसको होएगी तो उसको हम लोकोमोशन कहते हैं। ठीक है, अब उस लोकोमोशन का एग्जाम्पल दिया है क्या, वॉकिंग, हाँ, रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग और आर ऑल सम फॉर्म ऑफ लोकोमोटरी मूवमेंट। जो वॉकिंग हम वॉक करते हैं उसका भी लोकोमोशन, हमारा प्लेस चेंज होता है। रनिंग, उसमें भी हमारा प्लेस चेंज होता है। क्लाइंबिंग, ऊपर चढ़ते हैं तो उसमें भी प्लेस चेंज होता है। फ्लाइंग, उसमें भी चेंज होता है। ये स्विमिंग, तैरते हैं तो उसमें भी सारे के सारे क्या लोकोमोटरी मूवमेंट है। ठीक है, लोकोमोटरी मूवमेंट भी लिखा है, देखिए यहाँ पे। Locomotory structure need not be different from those affecting other types of मूवमेंट। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है वो जरूरी नहीं है कि डिफरेंट होनी चाहिए फ्रॉम दोज अफेक्टिंग अदर टाइप्स ऑफ मूवमेंट। जो मूवमेंट को अफेक्ट करता है, मतलब मूवमेंट होती है तो उससे जरूरी नहीं कि अलग होना चाहिए, सेम भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इन पैरामीशियम क्या कहते हैं, एंसीलिया। पैरामीशियम में क्या, देखो वहां पे मैंने ऊपर बताया था, वही नीचे दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या है, पैरामीशियम सीलिया हेल्प करता है मूवमेंट ऑफ फूड का, मूवमेंट है थ्रू साइटोफेरिंग्स और इन लोकोमोशन एज वेल। सीलिया है जो उसके मूवमेंट में भी हेल्प कराती है और लोकोमोशन में भी हेल्प कराती है। ठीक है, मतलब वो फूड का, जब आप वो सीलिया क्या करता है, खाना को खाता है और खाना को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने की बारी आती है तो वो क्या बोलते हैं, उसको सीलिया ही के थ्रू ही वो मूवमेंट होती है उसकी। ठीक है, और उसको चलने के लिए, सीलिया को चलने के लिए भी, एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाने के लिए भी, वो लोकोमोशन में भी सीलिया, पैरामीशियम को सीलिया ही हेल्प कराती है। अब देखो हाइड्रा कैन बी यूज इट्स टेंटिकल्स। हाइड्रा बताया था मैंने कि हाइड्रा है जो टेंटिकल्स, मतलब उसके अपने टेंटिकल्स के, हाइड्रा यूज करता है टेंटिकल को कैप्चरिंग ऑफ इट्स प्रे, अपने प्रे को कैप्चर करने के लिए, कि बाहर जो प्रे रहता है उसको झपट्टा से पकड़ लेते हैं, तो उसको पकड़ने के लिए, कैप्चर करने के लिए हाइड्रा यूज करती है टेंटिकल्स। एंड ऑल्सो यूज एज लोकोमोशन, उसको लोकोमोशन के लिए भी यूज कर सकता है। देखा कि यहाँ पे लिखा हुआ था कि ऐसा नहीं है कि लोकोमोशन के लिए अलग हो और ये है लोकोमोटरी, बोल रहा है कि लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं अफेक्ट अलग होना चाहिए। तो इसका क्या मतलब है कि ऐसा नहीं है कि लोकोमोटरी स्ट्रक्चर अलग है और मूवमेंट वाली स्ट्रक्चर अलग है। अब देखो एक ही स्ट्रक्चर से दोनों काम कर रहा है, मूवमेंट भी कर रहा है और उसके बाद लोकोमोशन भी कर रहा है। तो यही एग्जाम्पल दिया हुआ हो गया। द एबव ऑब्जर्वेशन सजेस्टेड दैट मूवमेंट एंड लोकोमोशन कैन नॉट बी स्टडीड सेपरेटली। वो दो एग्जाम्पल हमने ऊपर पढ़ा, हाइड्रा का और पैरामीशियम का, ये हमें बताता है कि लोकोमोशन और मूवमेंट है, दोनों को अलग अलग सेपरेटली होने की कोई जरूरत नहीं है। सो दोनों सेम भी हो सकता है। समझ गए, चलिए। The above ये हो गया, the above observation suggested that ये हो गया, the two may be linked by stating all that all locomotions are movement। जो मैंने पहले बताया कि सारे लोकोमोशन मूवमेंट हो सकते हैं, लेकिन सारे मूवमेंट लोकोमोशन
नहीं हो सकते, यही बताया था, वही लिखा हुआ है कि डैट ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे बढ़े, देखो चलिए, ठीक है, अब बढ़ते हैं। मेथड ऑफ लोकोमोशन परफॉर्म बाय एनिमल्स वेरी विथ देयर हैबिटेट एंड द डिमांड ऑफ द सिचुएशन। बोला जा रहा है कि लोकोमोशन का मूवमेंट जो है ये परफॉर्म, मतलब ये मैं जिस किस तरीके से लोकोमोट करेगा वो एनिमल्स के हैबिटेट, उसकी आदतों पे डिपेंड करता है और उसके डिमांड की किस सिचुएशन में वो रह रहा है उस पर डिपेंड करता है। बेसिकली उसका हैबिटेट एंड हैबिट पे, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। एडेप्टेशन पे डिपेंड किया, हैबिट पे डिपेंड किया कि जो अगर पानी में रहने वाला है तो उसका लोकोमोशन अलग होगा, जो पेड़ पे रहती है उनकी लोकोमोशन अलग होगी, जो धरती पे रहती है उनकी लोकोमोशन अलग होगी, डिपेंड करता है उस पर। ठीक है, हाँ। अब देखो, हाउएवर लोकोमोशन इज जनरली फॉर सर्च ऑफ फूड। देखो वैसा ही उसी के अकॉर्डिंग, एडेप्टेशन के अकॉर्डिंग है। लोकोमोशन होता है बेसिकली को जनरली क्यों होता है, ये लिखिए, ये लर्न कर लीजिए। इसका मतलब मेन रीजन है लोकोमोशन का, लोग क्यों एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। सर्च ऑफ फूड, खाने की मतलब सर्च में ढूंढने, शेल्टर घर ढूंढने, मेट मतलब अब रिप्रोडक्शन के लिए, मेटिंग के लिए, सुटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड और सुटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड के लिए। ठीक है, हाँ, वो सबके सब अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन और टू स्केप फ्रॉम इनेमीज एंड प्रेडेटर। समझ गए? बेसिकली है कि उसको क्या चाहिए, खाना होता है ना, खाना के लिए, घर के लिए, मेटिंग मतलब अच्छे मेटिंग मेटर्स ढूंढने के लिए। मेटर्स का मतलब हुआ जो मेल फीमेल अपने लिए रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, बेसिकली रिप्रोडक्शन के लिए। सुटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड, और कहाँ पे, मतलब अगर एक रिप्रोडक्शन हो गई उसके बाद क्या है कि वो कहाँ पे अच्छे से ब्रीड कर पाएगा, किस सिचुएशन में, कौन सी जगह पे अच्छे से ब्रीड कर पाएगा, उसके लिए। फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन अभी है कि नहीं, जहाँ पे अगर मान लो कि ऐसा होता है ना कि जो क्लाइमेटिक जो एनिमल माइग्रेशन करती है, जो बर्ड्स माइग्रेशन करती है, तो वो क्यों करती है, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन जिस टाइम में वो ठंड के टाइम में होती है तो उस टाइम रहती है, यहाँ पे जब ठंड के खत्म हो जाती है तो वापस आ जाती है। तो वो इसलिए हो जाता है ना कि बेसिकली उस टाइम में क्या होता है, उनका कंडीशन उसको फेवर नहीं करता, उसके बॉडी को कंडीशन फेवर नहीं करता, तो झट से क्या हो जाती है, अपना पोजीशन जगह चेंज कर लेते उस कंडीशन में। और टू स्केप फ्रॉम इनेमीज, और कभी कभी वो अपने इनेमीज से बचने के लिए कि हाँ भाई ये मेरा इनेमी है और यहाँ पे वो क्यों रहेगा, डर के भाग जाएगा वहां से। जैसे कि लायन, अगर मान लो किसी का घर है, किसी एनिमल का घर है, लायन का घर के बगल में, हाँ, अब वो क्या कहेगा, रहेगा वहाँ पे, पहले से बहुत दिन से वहाँ रह रहा है। मान लो लायन तो किंग है, अब लायन को मन किया कि यहाँ पे बहुत अच्छा घर है और उसके बगल में रहने का, तो क्या वो रहेगा वहाँ पे? ऑब्वियसली वो आदमी भाग जाएगा, वो ऑब्वियसली वो जानवर भाग जाएगा, क्योंकि डर है उसको, क्योंकि कभी भी अटैक कर सकता है, वो भी मार सकता है। तो वही इनेमीज के केस में यही सेम कंडीशन आप ह्यूमन बींग पे भी लगा के देखोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। शेल्टर, फूड के लिए क्या करते हैं, खाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं लोग, घर के लिए, कमाने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं कि अच्छे खाना मिलेगा तो कमाने के लिए, अच्छे पैसे के लिए। मीटिंग, अब देखो ये होता है कि बहुत दूर जगह मतलब होती है, जैसे लड़कियों की शादी हो जाती है, जैसे अपनी मम्मी पापा के घर में रही और फिर उसके बाद क्या हुआ, एक जगह से दूसरी जगह उसको फैमिली के लिए, शादी के लिए जाता था। वो भी हैबिटेट, ब्रीडिंग ग्राउंड, जैसे ठंड के मौसम में मान लो कि एक जगह पे ठंड के मौसम में बहुत लेडी प्रेग्नेंट है, मैं ये ह्यूमन बींग से रिलेट करके आपको समझा रही हूँ ताकि ज्यादा अच्छे समझ आए। तो उसको क्या बोलता है, अगर मान लो उसका नानी का घर है, मीन उसका मैके जो बोलते हैं ना, वो उसका गर्मी की जगह पे है तो अपने मैके में भी जाके रह सकती है ताकि उसको अच्छे से ज्यादा कंफर्टेबल रहे और फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन के लिए। और इससे स्केप मतलब मान लो एक आदमी अपने घर में रह रहा है, उसके बगल में कोई चोर वगैरह या डाकू वगैरह रह गया, तो फिर ना उस घर में रहेगा, डर के मारे भाग जाएगा कि हाँ, उसको ऐसा दिमाग में डर बना रहेगा कि कभी भी आके कोई उस पर अटैक कर सकता है। समझ गए? चलो समझ गए? या फिर जम्मू कश्मीर में जो वॉर होती है, जब बॉर्डर्स पे वॉर होती है, तो वहां से लोगों को क्या होता है कि वहां के लोगों को साइड कर दिया जाता है कि ताकि वो लोग सेफ रहें। समझ गए? यही सब कंडीशन है। अब देखो, अब है ये टाइप्स ऑफ मूवमेंट कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, सेल ऑफ ह्यूमन बींग एग्जिबिट 3 मेन टाइप्स ऑफ मूवमेंट। जो ह्यूमन बींग का जो सेल है वो बेसिकली 3 मेन टाइप का मूवमेंट होता है, नेमली जिसका एमीबॉइडल है, सिलियरी है एंड मस्कुलर है। ठीक है, ये 3 है मूवमेंट, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ आ गया, आगे बढ़े, चलो। ठीक है, अब देखो ये बेसिकली यहाँ तक आपको बाहर से एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये चैप्टर जो है ना, ये एनसीईआरटी से पूरा क्लियरली एनसीईआरटी से ही आता है। जैसे कि अभी तो ये कुछ नहीं है, जब आप स्केलेटन वाला सिस्टम पढ़ोगे जो, वो तो और ज्यादा है, वो पूरा एनसीईआरटी को ही रट लो। एनसीईआरटी ही बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। ठीक है, चलो, इसीलिए मैं इसको ज्यादा एनसीईआरटी पे फोकस कर रही हूँ, एक्स्ट्रा से कुछ नहीं लिखवाती भी तो मैं इसको क्या करती कि मैक्रोफेज एमीबॉइडल का तो एक लाइन एमीबॉइडल लिखवाती, उसके बगल में जो ये फंक्शन है मैक्रोफेज लिकोसाइड ये लिखवाती, तो उससे बेटर है मैंने एनसीईआरटी में आप टिक लगा लो, यहीं पे पढ़ लेना। देखो, सम स्पेशलाइज्ड सेल है इन आवर बॉडी लाइक मैक्रोफेज एंड लिकोसाइड्स होता है ब्लड में, दोनों होते हैं, वो एग्जिबिट करता है एमीबॉइडल मूवमेंट। ठीक है, एमीबॉइड मूवमेंट एग्जिबिट करती है। ठीक है, लिकोसाइड है, लिकोसाइड का मतलब क्या हुआ आपको, WBC। मैक्रोफेज क्या होता है, ये फेगोसाइटिक है, ये दोनों के दोनों है जो वो एग्जिबिट करती है एमीबॉइड मूवमेंट। अब उसके बाद ईट इफेक्टेड बाय सीडोपोडिया फॉर्म्ड बाय ए स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म एज इन अमीबा। जैसे अमीबा में स्ट्रीमिंग मूवमेंट प्रोटोप्लाज्म का होता है, वैसा ही जो सीडोपोडिया फॉर्म्ड होती है, सीडोपोडिया के थ्रू खाना अंदर आता भी है और जाता भी है, तो वैसे ही ये भी वैसे ही फंक्शन करता है। जैसे कि क्या है, एक अमीबा होंगी, अमीबा जैसे होता है, अमीबा जहाँ पे खाना देखता है वहां पे क्या करता है, एक ही मैं बता ही देती हूँ आपको। जैसे देखो, जैसे कि अमीबा तो शेपलेस है, इसका किसी भी शेप का बना सकते हो, तो ऐसे मान लीजिए अमीबा हुआ, जब यहाँ पे मान लीजिए आपका एक खाना आ गया, तो ये क्या करेगी, अमीबा एक सीरोपोडिया ऐसे जनरेट कर लेगी, इसके अंदर खाना भर लेगी,
ये सीडोपोडिया फॉर्म करती है, लास्ट स्टेज बता रही है, खाना को अंदर ले लेगी, फिर अपना शेप रीअगेन कर लेगी। तो बेसिकली वही हुआ, ठीक है, अपना शेप वापस से रीगेन कर लेती है। तो ऐसा ही है, तो वैसा ही एज इट इज सेम क्या होता है, ये हमारा इसमें बनता है, ठीक है, वैसा एज इट इज हमारे इस शेप में बनते हैं, क्या बोलते हैं, मैक्रोफेज में एंड लिकोसाइड में, दोनों के दोनों में सेम बनते हैं, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आती, ठीक है। वो इसीलिए लिखा हुआ है कि जैसे सीडोपोडिया अमीबा में बना वैसा ही इसमें बनता है। अब देखो साइटोस्केलेटल एलिमेंट लाइक माइक्रोफिलामेंट आर ऑल्सो एंड इन्वॉल्व इन एमोवाइडल मूवमेंट। कुछ साइटोस्केलेटल एलिमेंट है जो माइक्रोफिलामेंट, वो उसमें भी क्या आता है, एमोवाइडल मूवमेंट होती है, ठीक है। अब देखो ये एमोवाइडल हो गया। अब सिलियरी मूवमेंट ऑकर्ड इन मोस्ट ऑफ दिस इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन विच आर लाइन बाय सिलियरी एपिथेलियम। बोला जा रहा है कि बहुत सारे जो सिलियरी मूवमेंट होती है वो होती है बेसिकली कि हम ये एपिथेलियल सेल होती है, ये इंटरनल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो ऑर्गन के अंदर इंटरनल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है उसमें सिलियरी मूवमेंट होती है। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सिलिया इन द ट्रैकिया हेल्प इन द रिमूवल ऑफ डस्ट पार्टिकल एंड सम ऑफ द फॉरेन सब्सटेंस इनहेल अलॉन्ग विद द एटमॉस्फेरिक एयर। बोला जा रहा है कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होती है सिलिया की इन द ट्रैकिया में, वो हेल्प करता है रिमूवल ऑफ डस्ट पार्टिकल के रिमूवल को हेल्प करता है, एंड सम ऑफ द फॉरेन सब्सटेंस, कुछ फॉरेन सब्सटेंस हमारे बॉडी में आ जाती है। ट्रैकिया में क्या होती है, सांस लेते हैं तो कुछ फॉरेन सब्सटेंस भी तो अंदर आ जाएगी ना, तो फॉरेन सब्सटेंस बॉडी के अंदर आ जाती है, तो उसको भी इनहेल करके, उसको एटमॉस्फेरिक एयर से जो इनहेल हो गया उस सबको क्या होता है, सिलिया होता है बेसिकली, उसको छानने का काम करेगी। उससे क्या होगा, आपको जब कभी कभी गले में खड़ास इरिटेशन वगैरह होने लगती है तो वो सिलियरी मूवमेंट का फंक्शन चालू हो जाता है, क्योंकि फॉरेन पार्टिकल आता है तो उसको जल्दी से फिल्टर करने के लिए, ठीक है। उसके बाद कैपेसिटी ऑफ ओवा थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक इज ऑल्सो फैसिलिटेटेड बाय सिलियरी मूवमेंट। और ओवम होती है, उसमें भी सिलियरी मूवमेंट होती है, ठीक है। ओवा में क्या होता है, ओवम जब लेके ओवा को हम लेके जाते हैं फैलोपियन ट्यूब में, तो उसमें भी सिलियरी मूवमेंट होती रहती है, ठीक है, होती है, हो गया। अब देखो मूवमेंट ऑफ आवर लिम्स, जॉ, टंग इटीसी रिक्वायर मस्कुलर मूवमेंट। अब होता है मूवमेंट हमारे टंग की मूवमेंट हो गई, हमारे लिम्स की मूवमेंट हो गई। लिम्स का मतलब पैर हाथ जो होता है ना, पैर और हाथ, उसको लिम्स बोलते हैं। 4 लिम्स इज इक्वल टू हमारा पैर हाथ, और हाइंड लिम्स मतलब पैर, ठीक है, वो सब रिक्वायर करता है यार। जॉ, टंग, ये रिक्वायर करती है मस्कुलर मूवमेंट। द कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ जॉज आर अफेक्टेड यूज्ड फॉर लोकोमोशन एंड दैट मूवमेंट बाय ह्यूमन बीइंग एंड मेजॉरिटी ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गन्स। अब बोल रहा है कॉन्ट्रेक्टाइल मूवमेंट, इसमें क्या होती है, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टी मतलब मसल्स की क्या होती है, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टीज होती है। ये कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टीज होती है, वो मसल्स की आर अफेक्ट होता है, बेसिकली यूज होता है फॉर लोकोमोशन के लिए एंड अदर मूवमेंट बाय ह्यूमन बींग्स के लिए एंड मेजॉरिटी ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। लोकोमोशन रिक्वायर्ड ए परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज ऑफ मस्कुलर स्केलेटन एंड न्यूरल सिस्टम। लोकोमोशन रिक्वायर करता है एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन बिटवीन, देखो बोला जा रहा है कि लोकोमोशन के लिए कोऑर्डिनेशन होता है नर्वस सिस्टम के बीच में और मस्कुलर सिस्टम के बीच में एंड स्केलेटन सिस्टम के बीच में। यह कि मसल्स के ऊपर से कोटेड होता है स्केलेटन, बोन्स चाहिए चलने के लिए, एक बैक बोन्स, और उसका न्यूरॉन्स हमें इसको और मतलब मेंटेन करके रखेगी, ऑर्डर वगैरह देगी, न्यूरेट करके रखेगी। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ मसल्स, देयर स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्शन एंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्केलेटन सिस्टम। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, कितने टाइप के मसल्स होते हैं, किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, किस तरीके का मैकेनिज्म होता है कि मसल का कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, एंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्केलेटन सिस्टम, और इस स्केलेटन सिस्टम का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम मसल्स, ठीक है। चलिए सो अब हम पढ़ते हैं मसल्स का मतलब हुआ, और ये मसल्स हमें पढ़ना है उसका देखो सबसे पहले लर्न करो ऑरिजिन। मसल्स का ऑरिजिन क्या है, मेसोडर्मल, याद रखिए M फॉर मसल्स, M फॉर मेसोडर्मल, ऑरिजिन का, ठीक है। ऑरिजिन बेसिकली याद रखने की चीज है। उसके बाद स्पेशलाइज्ड टिश्यू है। नंबर ऑफ मसल्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ मसल्स होते हैं यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, देखिए पेयर, नंबर ऑफ मसल्स होता है 639, 639 नंबर ऑफ मसल्स होते हैं, जिसमें से 370 पेयर्ड होती है और 5 अनपेयर्ड होती है। पेयर्ड का मतलब समझ के कि मतलब 317 दो बार आएंगी तो कितना आ जाएगा, 317 प्लस 317 तो 634, और 634 प्लस 5 ठीक 639 पूरा पेयर हो गया आपका आंसर मसल्स का। बॉडी शो, ये हाइपरट्रॉफी शो करती है। हाइपरट्रॉफी का मतलब स्ट्रेचेबिलिटी हाइपर होती है, मसल्स करती है। नॉट सो, अगर बॉडी है जो हाइपरट्रॉफी शो करेगी तो मसल्स का साइज बढ़ जाएगा, लेकिन अगर बॉडी हाइपरट्रॉफी नहीं शो करेगा, ये 2 डिजीज तरीके से दिया है कि अगर बॉडी में साइज का इंक्रीज हो तो उसको बोलता है हाइपरट्रॉफी, और अगर नंबर ऑफ मसल्स, ये मसल्स है जितना 339 से अगर बढ़ जाए तो हाइपरप्लिया बोलते हैं उसको, हाइपरप्लेसिया, ठीक है। हाइपरप्लेसिया मतलब इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन नंबर, हाइपरप्लेसिया इंक्रीज इन नंबर, और हाइपरट्रॉफी का मतलब इंक्रीज इन साइज, ठीक समझ आ रहा है। चल आगे बढ़े, ठीक। अब देखो, अब हमें पढ़ना है स्केलेटन मसल, तो उससे पहले हम एनसीईआरटी का लाइन पढ़ लेते हैं जिसमें अप टू यहाँ तक दिया हुआ है, ठीक है। बस कुछ पॉइंट है वही याद करना है और एनसीईआरटी करना है, बस इसके सिवा कुछ नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो लिखा हुआ है, यू हैव स्टडी इन चैप्टर 8 दैट सीलिया एंड फ्लैजिला आर द आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। बोला जा रहा है हमने चैप्टर 8 में पहले ही पढ़ लिया है कि सीलिया फ्लैजिला क्या है, वो सेल मेम्ब्रेन का आउटग्रोथ है। फ्लैजिलर मूवमेंट, फ्लैजिला का जो मूवमेंट होता है, हेल्प इन द स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ के फ्लैजिलर मूवमेंट जो होती है वो स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म की जो स्पर्मेटोजोआ होती है उसके मूवमेंट में हेल्प कराती है। मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट इन द कैनाल सिस्टम ऑफ स्पंज, और स्पंज में जो वाटर का मूवमेंट होता है उसको वाटर कैनाल सिस्टम से उसको मूवमेंट में हेल्प कराती है, ठीक है। एंड इन लोकोमोशन ऑफ प्रोटोजोआ
ओन्स लाइक यूग्लिना, और यूग्लिना में लोकोमोशन कहलाती है। ये सब फ्लैजलर मूवमेंट का एग्जाम्पल है। और देखो मसल इज ए स्पेशल टिश्यू ऑफ मेसोडर्मल ऑरिजिन, वही लिखा हुआ है कि मसल एक स्पेशल टिश्यू है जिसका ऑरिजिन क्या है, मेसोडर्मल है। अबाउट 40 to 50% ऑफ द बॉडी वेट ऑफ द ह्यूमन एडल्ट इज कंट्रोल बाय मसल। बोला 40 से 50% है जो पूरा बॉडी का जो मसल्स के द्वारा है। अब बाकी बचा हुआ जो है उसमें और कुछ पार्ट्स होंगे, ठीक है। तो ये लर्न कीजिएगा, 40 से 50% पूरा जो हमारा बॉडी में जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन है ना, उसमें 40 से 50% हमारे मसल्स का कॉन्ट्रीब्यूशन है। दे हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज लाइक एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रेक्टिबिलिटी, एक्सटेंटिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। बोला जा रहा है मसल्स के पास कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं, जैसे कि उसको एक्साइट होना, हाँ, कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट होना, एक्सटेंड होना, मतलब फ्लेक्सिबल है वो, एंड क्या बोलते हैं, एंड उसके बाद स्पेशल प्रॉपर्टी है, उसके बाद इलास्टिसिटी, और उसके बाद उसके इलास्टिसिटी रबर की जैसे खींचने का भी ताकत है उसमें। मसल्स हैज बीन क्लासिफाइड यूजिंग डिफरेंट क्राइटेरिया। बोलता मसल्स को 3 भाग में बांटा गया है बेसिकली। तो उसको किस बहुत सारे अलग अलग क्राइटेरिया के अंतर्गत, उसका नेमली लोकेशन, उसके लोकेशन के अंतर्गत कि कहाँ पे वो पोजिशन प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग, अपीयरेंस एंड नेचर ऑफ रेगुलेशन ऑफ देयर एक्टिविटीज, और उसके एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग कि उसका आखिर मेन काम क्या है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। बेस्ड ऑन देयर लोकेशन, इसके लोकेशन के आधार पर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स आर आइडेंटिफाइड। 3 तरीके के मसल्स है उसको आइडेंटिफाई हम करते हैं। स्केलेटल मसल, विसरल मसल एंड कार्डिक मसल। 3 तरह की मसल होती है, एक स्केलेटल मसल होती है, एक विसरल मसल होती है, कार्डिक मसल होती है। ये सारा का सारा हमने पहले ही पढ़ चुके हैं स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में। तो यहाँ पे हम उसको पूरा से डिस्क्राइब करेंगे, थोड़ा थोड़ा, मतलब ज्यादा नहीं, बहुत कम डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले पढ़ते हैं स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल क्या है? स्केलेटल मसल आर क्लोजली, इस चैप्टर में बेसिकली हमें स्केलेटल मसल का ही पूरा पढ़ना है। तो पहले मैं ये पूरा पढ़ा देती हूँ, स्केलेटल मसल, विसरल मसल, और जो आपका कार्डिक मसल हल्का हल्का इसको इंट्रोडक्शन दिया वो, उसके बाद हम लोग पूरा क्लियर करेंगे। चलिए, स्केलेटन मसल आर क्लोजली एसोसिएटेड विद स्केलेटन कंपोनेंट ऑफ द बॉडी। बोला जा रहा है कि जो बॉडी में जितने भी स्केलेटन है हमारे हड्डी के साथ जो डायरेक्टली एसोसिएट होते हैं, तो क्लोजली रिलेटेड होती है, तो उसको हम बोलते हैं स्केलेटन मसल। दे हैव स्ट्रिप्ड अपीयरेंस अंडर द माइक्रोस्कोप एंड हेंस आर कॉल्ड स्ट्रेटेड मसल। बोला जा रहा है कि जैसे आप इस मसल्स को देखोगे ना तो आपको धारी धारी जैसा दिखेगा इस मसल्स में, है। तो उस धारी धारी जैसा दिखता है, तो उस मसल उसकी वजह से इसमें ना उसको एक स्ट्रेटेड मसल्स का नाम दिया गया है, ठीक है। दे हैव एंड एज द एक्टिविटीज आर अंडर द वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम। बोला जा रहा है इसका एक्टिविटीज है जो सारा मन मर्जी पे डिपेंड है कि आप जिस तरीके से आप इसको करना चाहो उस तरीके से आप कर सकते हो। जैसे बाइसेप्स ट्राइसेप्स हम फुला लेते हैं ना एक्सरसाइज वगैरह करके, तो वही है, वही से डिपेंड करता है नर्वस सिस्टम के वॉलेंट्री एक्शन पे। जैसे कि आपको मन मर्जी करेगी तो आप उसको फुला सकते हो, मन नहीं करेगी तो उसको फुला नहीं सकते, समझ गए। दे आर नोन एज वॉलेंट्री मसल्स टू, इसीलिए इसको वॉलेंट्री मसल भी कहा जाता है। दे आर प्राइमरी इन्वॉल्व इन लोकोमोटरी ऑर्गन एक्शन एंड चेंज द बॉडी पोस्चर। ये बेसिकली इन्वॉल्व होता है लोकोमोटरी, चलने के लिए, एंड उसके हमारी बॉडी के पोस्चर को चेंज करने के लिए, सोने के लिए, बैठने के लिए, हंसने के लिए, एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए, कूदने के लिए, इस सब पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब विसरल मसल, visceral are located in the inner wall of hollow visceral organ of the body like the alimentary canal, reproductive tract etc. बोला जा रहा है विसरल मसल वहां प्रेजेंट होती है, वो बॉडी के अंदर इनर वॉल, मतलब जो इनसाइड वाली वॉल होती है ना, इनर वॉल, उस वॉल में एक सभी विसरल ऑर्गन का मतलब होता है हॉलो ऑर्गन्स, ठीक है। हॉलो ऑर्गन्स होती है उसके बॉडी के इनसाइड वाले लेयर में क्या होते हैं, विसरल मसल पाया जाता है। उसका एग्जाम्पल दिया कि एलिमेंट्री कनाल, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, इस सब में। They do not exhibit any striation and are smooth in appearance। बोला इसमें कोई स्ट्रेस क्या बोलते हैं, स्ट्रेसन मतलब स्ट्रेट लाइक स्ट्रक्चर कोई प्रेजेंट नहीं होती है, ये बेसिकली स्मूथ होती है, एकदम पूरा क्लीन दिखेगी आपको। हेंस दे आर कॉल्ड स्मूथ मसल, इसीलिए इसको स्मूथ मसल बोला जा रहा है। इसको स्ट्रेच मसल इसलिए बोला गया था क्योंकि उसमें धारी धारी सा दिख रहा था, इसमें कुछ नहीं दिख रहा है, स्मूथ दिख रहा है, सॉफ्ट दिख रहा है, तो इसको स्मूथ मसल बोला जा रहा है, ठीक है। और उसको नॉन स्ट्रेटेड मसल भी बोला जा रहा है क्योंकि स्ट्रेट नहीं है। देयर एक्टिविटी आर नॉट अंडर द वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम। इसकी मतलब वॉलेंट्री कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल पे नहीं है, नर्वस सिस्टम की सेल्फ कंट्रोल पे डिपेंडेंट नहीं है ये अपनी इनवॉलेंट्री है, मतलब ये ऑटोमेटिक होती रहेगी। इसमें कोई भी आप ये नहीं है कि अपनी मर्जी से इसको स्ट्रेच कर सकते हो या अपनी मर्जी से इसको रिलैक्स कर सकते हो, ये खुद ब खुद होती रहेगी। दे असिस्ट फॉर एग्जांपल इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड गैमेट थ्रू द वेजाइनल ट्रैक्ट। बोला जा रहा है जैसे कि आप खाना का ट्रांसपोर्टेशन करते हो तो उसके इंटरनल ऑर्गन्स में, इंटरनल ऑर्गन के जो वेस्टिजियल ऑर्गन, सॉरी वेस्टल बोल रहे, हॉलो ऑर्गन्स वाले जो है आपके जितने भी विस्टल ऑर्गन है, तो विस्टल ऑर्गन के अंदर जैसे खाना जाता है हमारे एलिमेंट्री कनाल में, तो एलिमेंट्री कनाल के अंदर जितने भी फंक्शन होते हैं, जैसे पेरिस्टालिस मूवमेंट होती है, जहाँ जितने भी फंक्शन होते हैं इनर वॉल में, तो वो हम नहीं कराते ना। ऐसा नहीं है कि मैं मन मर्जी रोक सकती हूँ, हाँ, वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली हो जाता है, वो खुद ब खुद अपने आप से होता रहता है। इसीलिए उसको हम बोलते हैं क्या है कि
इनवॉलेंट्री, खुद से हो रहा है। अब ऐसे ही कि गैमेट का जो है डाइजेस्ट वेजाइनल ट्रैक मतलब डेजाइनल ये ट्रैक जो होती है जितने भी, उसके थ्रू गैमेट का पास आउट, वो पास आउट भी तो खुद ब खुद होता है। हम नहीं, ऐसा नहीं कह सकते 1 मिनट के लिए नहीं नहीं भाई अभी तो रुक जा, अभी मतलब मुझे मैं थी मेरी आगे नहीं फर्टिलाइजेशन नहीं करनी तो आज तो रुक जा, बट मुझे वो अपना रिलेशन तो बनाना है, तो ऐसा तो नहीं कह सकते ना। तो वो खुद होता रहता है, वो पीरियड है, टाइम पीरियड पे वो वापस रिपीट 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 होता रहेगा। समझ आ गया? यही यहाँ तक समझ आ गया? आगे बढ़े, चलिए चलो अब देखो। एज द नेम सजेस्टेड कार्डिक मसल्स आर द मसल ऑफ हार्ट, जैसे कि नेम के जैसे अकॉर्डिंग दिया है कार्डिक का मतलब हार्ट होता है, तो कार्डिक मसल है जो हार्ट का मसल होता है। मेनी कार्डिक मसल्स सेल असेंबल इन ए ब्रांचिंग पैटर्न टू फॉर्म ए कार्डिक मसल, बहुत सारा मसल्स है, कार्डिक मसल एक साथ ब्रांच हो जाता है, एक पूरा का पूरा ब्रांच जैसे बनाता है, तो उसको पूरा कार्डिक मसल के जैसे बना देता है, पूरा एक छोटा छोटा मिल के एक कार्डिक मसल का पूरा ब्रांच बनाता है। बेस्ड ऑन द अपीयरेंस के आधार पर कार्डिक मसल इज स्टेटेड, कार्डिक मसल में स्ट्रिप जैसा स्ट्रक्चर होता है। दे आर इनवॉलेंट्री, लेकिन वह इनवॉलेंट्री होती है नेचर में, एज द नर्वस सिस्टम डज नॉट कंट्रोल देयर एक्टिविटीज डायरेक्टली, नर्वस सिस्टम क्या उसके फंक्शन पर डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते उसको। ऑब्वियसली हमारा हार्ट क्या है, मायोजेनिक हमारा हार्ट है, अब मायोजेनिक है तो इसमें नर्वस सिस्टम का तो कोई कंट्रोल ही नहीं है, तो ये अपनी मर्जी से मन मर्जी का, ये मन मर्जी का राजा है हमारा हार्ट जो है ना, वो खुद का मन मर्जी है, वो किंग है ऑफ ऑल माइंड, उस अपने मन का राजा है वो, ठीक है। लेट अस एग्जामिन ए स्केलेटन मसल्स इन डिटेल टू अंडरस्टैंड। अब हमें क्या कर रहा है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब हमें यहाँ बेसिकली इसमें पूरा का पूरा हमें स्केलेटन मसल्स का डिटेल देना है, देखना है कि कैसे वो स्ट्रेच होता है, कैसे रिलैक्स होता है, किस टाइम क्या फंक्शन होती है, ये सारे पढ़ने हैं। बेसिकली हमें इसमें यही मसल्स का पूरा पढ़ना है, फिर मैकेनिज्म पढ़ना है कि कैसे उसका मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन वगैरह होता है, ठीक है। अब देखो क्या लिखा, लेट अस एग्जामिन द स्केलेटन मसल इन डिटेल टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। बोल रहा है स्ट्रक्चर और कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म को पढ़ने के लिए हमें एक स्केलेटन मसल को एग्जामिन करना है, जैसे ये हमें स्केलेटन मसल दी हुई है। देखो, ईच ऑर्गेनाइज स्केलेटल मसल इन आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ मसल बंडल। बोला जा रहा है कि प्रत्येक जितने भी मसल स्केलेटन मसल होता है पूरे बॉडी का, वो ऑर्गेनाइज होता है, बना होता है एक मसल बंडल का। सबसे पहले देखो ये पूरा का पूरा आपको क्या है, एक मसल्स है, ठीक है। ये पूरा का पूरा एक स्केलेटन मसल है, उसके स्केलेटन मसल्स के अंदर सबसे पहले एक है मसल बंडल, ये देख रहे हैं आप, ये एक पूरा का पूरा एक स्केलेटन मसल बंडल है। अब ये मसल बंडल क्या है, मसल बंडल उसको हम फेसिकल्स भी बोलते हैं, ठीक है। मसल बंडल को हम फेसिकल्स बोलते हैं, याद रखिएगा यही है। देखो इसको ध्यान से देखो तो आपको अच्छे से समझ आएगा। एक पूरा था तो उसको हम मसल पूरा का पूरा स्केलेटन मसल बोलते हैं, उसके अंदर एक मसल बंडल है जिसको फेसिकल बोलते हैं। अब उसके अंदर भी एक है, देखो इसको पूरा का पूरा स्ट्रेच करके आपको दिखाया हुआ है। हाँ, अब इसके अंदर मसल के अंदर हो गया, आई वो हेल्ड टुगेदर बाय ए कॉमन कोलेजनस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, उसको हम फैसिया बोलते हैं। अब ये एक साथ इस सबको एक साथ इकट्ठा रखने के लिए ये पूरा जो पूरा ऊपर लेयर है, तो एक साथ कंबाइंड रखने के लिए उसको तो उसको हम बोलते हैं फेसिया। कनेक्टिव टिश्यू से घिरा हुआ है मतलब कोटेड है, उसको फेसिया बोलते हैं। और ईच मसल बंडल, प्रत्येक मसल बंडल कंटेन नंबर ऑफ मसल फाइबर। एक मसल बंडल देखते हो उसमें ये वाला, ये जो लाइन है ये जो है ये सब मसल फाइबर है, ठीक है। ये सब मसल फाइबर है। तो एक मसल बंडल में कितने सारे मसल फाइबर है देख रहे हो आप, तो ये मसल फाइबर है, हाँ, तो उसको मसल सेल भी बोलते हैं, ठीक है, मसल फाइबर। अब उसके बाद ईच मसल फाइबर, ये मसल फाइबर से उस मसल फाइबर में ये लाइन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको सार्कोलेमा बोलते हैं, इनक्लोजिंग द साइक्लोप्लाज्म। अब ये मसल बंडल है, मसल फाइबर है जो क्या एक सिंपल वाला एक दिख रहा है, वो मसल फाइबर क्या है, वो लाइन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब इसके ऊपर भी तो कोटेड किसी न किसी चीज से होगा। तो इसका जो मसल को मेम्ब्रेन से जो कवर होता है तो उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होता है, उसको हम सार्कोलेमा बोलते हैं। सार्कोलेमा इनक्लोजिंग सार्कोप्लाज्म, जो सार्कोप्लाज्म को इनक्लोज करके रखता है। अब देखो मसल फाइबर आर सिनिस्टियम एज द सार्कोप्लाज्म कंटेन मेनी न्यूक्लियाई। बोला जा रहा है सिनिस्टियम का मतलब तो पता ही है कि एक साथ बहुत सारे न्यूक्लियाई को कंटेन करता है एक सेल, तो उसको सिनिस्टियम बोलते हैं। तो मसल फाइबर जो है आपका ये वाला, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं एक साथ, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन द मसल फाइबर इज द स्टोर हाउस ऑफ द कैल्शियम। इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, बट उसमें जो मसल्स में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू, उसका नेम कन्वर्ट हो गया सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है बेसिकली, इसका सारे के सारे स्टोर हाउस है जिसमें इसमें कैल्शियम होती है। मसल को स्ट्रेच करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैल्शियम का फंक्शन जरूरी है, तो सारे के सारे कैल्शियम के फंक्शन को जरूरी यूज करने के लिए, रखने के लिए वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका स्टोर हाउस के जैसे फंक्शन करता है, ठीक है। एज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मसल फाइबर इज द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट इन द सार्कोप्लाज्म इज कॉल्ड मायोफिब्रिल और मायोफिलामेंट। बोला जा रहा है कि जैसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मसल फाइबर का, जो इस मसल फाइबर का क्या है, इज द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज फिलामेंट। एक पैरेलली अरेंज फिलामेंट होता है एक दूसरे इन द सार्कोप्लाज्म में, वो उसको मायोफिलामेंट या फिर मायोफिब्रिल का, ठीक है। अब ये है, यही देखो ये है जो हमको दिख रहा है ना, पैरेलली अरेंज एक दूसरे से, ठीक है। ईच मायोफिब्रिल हैज अल्टरनेट डार्क, अब प्रत्येक इसको मायोफिलामेंट भी बोल सकते हैं, मायोफिब्रिल भी बोल सकते हैं। अब बोल रहा है ईच मायोफिब्रिल हैज अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड ऑन इट। प्रत्येक मायोफिब्रिल के पास एक मतलब एक पहले लाइट बैंड होगा, फिर डार्क होगा, फिर लाइट होगा, फिर डार्क होगा। देखो ये देख रहे हो आप,
हाँ, ये डार्क बैंड है, ये लाइट बैंड है, डार्क बैंड ऐसे अल्टरनेट पे पोजीशन पे लगा हुआ रहेगा, ठीक है। ए डिटेल स्टडी ऑफ द मायोफिब्रिल हैज एस्टैब्लिश्ड दैट द स्ट्रेट अपीयरेंस ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ द टू इंपॉर्टेंट प्रोटीन। बोला जा रहा है कि अब हम डिटेल पढ़ेंगे तो उसमें आपको बेसिकली दिखाया कि स्ट्रेच हमें दिखता कैसे है। वो स्ट्रेच हमें इसलिए दिखता है कि कहीं पे आपको डार्क है, कहीं पे लाइट है, कहीं पे डार्क है, कहीं पे डार्क है, तो लाइट डार्क ऐसा इसका पैटर्न बना हुआ ना, जिसकी वजह से जो लाइट होगी वो दिखेगी, डार्क होगी वो नहीं दिखेगी, लाइट होगी दिखेगी, डार्क होगी नहीं दिखेगी, तो इसकी वजह से एक पैटर्न जैसा दिखता है आपको, ठीक है। अब वो किस चीज़ का होता है, दो प्रोटीन उसमें होती है, एक एक्टिन होती है, एक मायोसिन होती है, ठीक है। यहाँ तक समझ गया। चलिए अब यहाँ तक मैं पहले एनसीईआरटी में दिखा देती हूँ, फिर वही पूरा पैटर्न है, फिर एनसीईआरटी समझाया हुआ है कि कैसे कैसे बनता है। तो पहले मैं आपको नोट्स दिखाती हूँ, उसमें मैंने फिगर बनाया हुआ है। चलो आगे बढ़े, चलो देखें, वही है स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल में क्या है, स्ट्रेट मसल है, स्ट्रिप्ड है, और उसके स्ट्रेटेड क्यों होता है, लाइट एंड डार्क बैंड के प्रेजेंस से। वही मैंने डायरेक्टली लिख दिया, देखो लाइट डार्क बैंड की वजह से होता है। स्ट्रिप्ड होती है ट्रांसवर्स बैंड की वजह से, स्ट्रिप्ड स्ट्रक्चर दिखती रहती है वो ट्रांसवर्स बैंड की वजह से, ये वॉलेंट्री होती है। अब देखो क्या है, सार्कोमेयर। सार्कोमेयर जो है तो वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ मसल फाइबर। मसल फाइबर का जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है उसको हम सार्कोमेयर कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए देखो इसको मैंने हल्का हल्का ओवरव्यू करके देखा है। अब एनसीईआरटी खोल के भी बैठोगे तो आपको समझ आएगा। देखो सबसे पहले आपको दिया है क्या, स्केलेटल मसल, ठीक है। पूरा का पूरा स्केलेटल मसल, उसमें से एक निकला तो इसको हम क्या बोलते हैं, पूरा का पूरा फेसिया। फेसिया का मतलब हुआ आपका मसल बंडल, ठीक है। ये फेसिया है एक, इसमें से एक इस वाले को मैंने निकाला है तो वही है फेसिया मसल बंडल, ठीक है। और उसको ये ऊपर से इसका जो देख रहे हो मैंने लिख दिया कि मसल बंडल ऑफ मसल फाइबर और मसल बंडल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब इसके बाद इसमें से एक निकला तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाँ इसको पूरा का पूरा हम बोलते हैं क्या कि मसल फाइबर। ये यहाँ तक हो गया मसल फाइबर। मसल फाइबर के बाद एक कवरिंग है और कवरिंग के ऊपर ये पूरा का पूरा आपका एक मसल का हो गया फेसिकल्स जिसको आप बोल सकते हो, हाँ ठीक है। अब उसमें से पूरा निकलेगा तो ये मायोफिब्रिल, देख रहे हो पूरा पूरा स्ट्रक्चर जैसे जैसे आपका एनसीईआरटी दिया हुआ है एज इट इज ये है, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको, समझ आ गई। सबसे पहले आपका आ गया मसल फाइबर, फेसिकल मतलब ये पूरा का पूरा तो आपका स्केलेटल मसल था, पूरा का पूरा मैंने स्केलेटल मसल बनाया है। पूरा स्केलेटल मसल के बाद क्या हुआ, एक पूरा का पूरा आप ये मसल क्या बोलते हैं उसका मसल बंडल आई, मसल बंडल आ गई आपको ये, हाँ मसल बंडल आ गए, मसल बंडल आ गई जिसको हम फेसिकल बोलते हैं, ठीक है। मसल बंडल होने के बाद ये आपकी आ गई मसल फाइबर, ठीक है। ये मसल बंडल है, बंडल ऑफ मसल फाइबर लिखा हुआ है, देख लो फेसिकल मसल बंडल ऑफ मसल फाइबर, ये कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे मसल फाइबर लिखा हुआ है, मैंने लिखा है फेसिकल। फेसिकल का मतलब हुआ बंडल ऑफ मसल फाइबर, ऐसा ऐसा बहुत सारा है ना तो मसल फाइबर का, ये इसको मसल बंडल बोलते हैं। अब मसल बंडल है, मसल बंडल बंडल ऑफ मसल फाइबर, तो ऑब्वियसली ये क्या होगी, मसल फाइबर होगी हमारी। मसल फाइबर, उसको मसल सेल एनसीईआरटी में दिया तो भी लिख सकते हो। अब ये मसल से फाइबर के अंदर क्या होता है हमारा कि एक मायोफिब्रिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये मायोफिब्रिल किस चीज का बना होता है, मायोफिब्रिल या मायोफिलामेंट किस चीज का बना होता है, ये बनाता है एक्टिन और मायोसिन वाले से, ठीक है। एक्टिन थिन होती है, मायोसिन थिक होती है। यहाँ तक आपको समझ आ गया, ये पूरा का पूरा समझ आ गया। इसमें कवरिंग दिया हुआ है तो आप कवरिंग भी लर्न करके रख सकते हो कि ऊपर वाला कवरिंग को यूपीमायोसिन बोलते हैं, जो मसल पूरा पूरा मसल्स को कंट्रोल करके रखता है, कवर करके रखता है। उसके बाद है जो मसल ये क्या बोलते हैं आपको, मसल बंडल को कंट्रोल कवर करके रखता है उसको पेरीमाइसियम बोलते हैं, और जो मसल फाइबर को करके रहता है इंडोमाइसियम बोलते हैं। बस जैसे जैसे जगह के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। ईपी का मतलब ऊपर, पेरी का मतलब बीच में, और इंडो का मतलब लास्ट में, ठीक है, समझ गया। बस यही है। अब यहाँ पे देख दो, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया कि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है हमारी मसल फाइबर, उसमें भी सिनेस्टियम लिखा हुआ था, समझ गया पूरा का पूरा आपको समझ गया। अब ये है कि ड्यूरिंग कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन, तो इसके लिए अब वो एनसीईआरटी में इतना ही, यही बेसिकली आपको लर्न करनी है। अब इसी पूरा डिटेल में दिया होगा। तो चलिए पहले एनसीईआरटी पढ़ते हैं, फिर इसके बाद ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन वाला प्रोसीजर पढ़ेंगे। पहले आपको पता तो चलना चाहिए एक्टिन मायोसिन होता क्या है। चलिए आगे बढ़े, चलिए यहाँ पे देखिए, चलिए ठीक है। यहाँ पे क्या कहता, हमने क्या पढ़ा था कि एक डिटेल स्टडी ऑफ मायोफिब्रिल हैज एस्टैब्लिश्ड दैट द स्ट्रेटेड अपीयरेंस ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू पैटर्न एक्टिन और मायोसिन, ये तक पढ़ लिए थे। अब द लाइट बैंड एंड कंटेन एक्टिन इज कॉल्ड आई बैंड एंड उसको आइसोट्रॉपिक, वेयर एज द डार्क बैंड कॉल्ड ए और एनाइसोट्रॉपिक। बोला जा रहा है कि लाइट बैंड है उसको हम एक्टिन बैंड बोलते हैं, ठीक है। आई बैंड भी बोलते हैं और इसको आइसोट्रॉपिक बैंड बोलते हैं। उसके बाद डार्क बैंड है उसको ए बैंड बोलते हैं या फिर एनाइसोट्रॉपिक बोलते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं उसके पीछे भी रीजन है। कंटेन, ये कंटेन करता है, देखो लाइट बैंड हमारी कंटेन करती थी एक्टिन और डार्क बैंड कंटेन करती है मायोसिन, समझ गए। एक्टिन कंटेन करेगी तो उसको आइसोट्रॉपिक, मायोसिन कंटेन करेगी तो एनाइसोट्रॉपिक, ठीक है। बोथ ऑफ द प्रोटीन आर अरेंज एज रॉड लाइक स्ट्रक्चर, दोनों के दोनों एक दूसरे से रॉड लाइक स्ट्रक्चर, एक दूसरे से रॉड के फॉर्म में कंटेन होता है, अरेंज रहता है। पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे से पैरेलल होते हैं, एंड ऑल्सो टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द मायोफिब्रिल, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस मायोफिब्रिल का है उससे भी। अब उसके बाद क्या है, एक्टिन फिलामेंट आर थीनर, एक्टिन फिलामेंट थीन होता है, पतला होता है, एज कम्पेयर टू द मायोसिन फिलामेंट, मायोसिन फिलामेंट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। चलिए हेंस
हेंस क्या, हेंस आर कॉमनली कॉल थीन, उसके लिए उसको थीन फिलामेंट भी कह सकते हैं क्योंकि थीन होता है, और उसको थिक फिलामेंट भी कहते हैं क्योंकि वो थिक होता है उसके साइज के अकॉर्डिंग। इन द सेंटर ऑफ दिस ईच आई बैंड इन एन इलास्टिक फाइबर कॉल्ड एच जोन, एच लाइन है विच बाइसेक्ट ईच अदर। बोल रहा है कि सेंटर में, सेंटर के पूरा पूरा सेंटर होता है आई बैंड के बीच में, मतलब दोनों के बीच में, उसको एक बाइसेक्टर के जैसे काट देता है, उसको हम जेड लाइन बोलते हैं। देखो ये पूरा का पूरा आई बैंड, अगर इसको पूरा फैला दो तो ये आई बैंड बनेगी, लेकिन वो बीच में से काट दिया तो उसको हम क्या बोलते हैं, आई जेड लाइन बोलते हैं। ठीक है, द थिन फिलामेंट आर फर्मली अटैच टू द जेड लाइन, जेड लाइन से थिन फिलामेंट अटैच्ड होती है, देख रहे हो आप, अटैच हो रही है, लेकिन थिक फिलामेंट अटैच्ड नहीं है, अटैच्ड होती है। द थिक फिलामेंट इन द ए बैंड आर ऑल्सो हेल्ड टुगेदर इन द मिडिल ऑफ द बैंड बाय ए थिन फिलामेंट फाइब्रस मेम्ब्रेन कॉल एम लाइन। अब बोला थिक फिलामेंट है जो हेल्ड है, आपस में एक दूसरे से फिक्स्ड है, बट वो लाइन में अटैच्ड नहीं है जेड लाइन के, लेकिन वो एक दूसरे से अटैच्ड है थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन से, उसको एम लाइन बोलते हैं। द ए एंड आई बैंड आर अरेंज अल्टरनेटिवली थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द मायोफिब्रिल। बोला जा रहा है कि ऐसा नहीं एक ही लाइन में, जब थिन फिलामेंट बन गई थिन, तो उसके बाद थिक फिलामेंट लगेगी, फिर थिक फिलामेंट, देख रहे हो, थिन फिलामेंट, थिक फिलामेंट, थिन थिक थिन थिक थिन थिक, एक अल्टरनेट पे है, मतलब वो ऐसा नहीं कि एक ही लाइन में है, और हमेशा ये एक पैरेलल है लेकिन अब अल्टरनेट लाइन पे लगी हुई है। ठीक है, the portion of the myofibril between two successive Z line is considered to be the functional unit of the contraction, इसको sarcomere बोला जा रहा है कि जो मायोफिब्रिल का जो पोर्शन है जो दो सक्सेसिव जेड लाइन को डिनोट कर कंसीडर करके करता है, उसको फंक्शनल यूनिट ऑफ मायोफिब्रिल बोलते हैं, मायो sarcomere। तो ये वाला जो पोजीशन हुआ, ये भी जेड लाइन है, ये भी जेड लाइन है, तो ये पूरा का पूरा आपका sarcomere है, मतलब ये फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स, मसल्स की फंक्शनल यूनिट हो गई। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट। इन रेस्ट अब दिखा रहा है कि फंक्शन कैसे करता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा अब यहाँ से दिखा रहा है, देखो इन रेस्टिंग केस, जब हम आराम करते हैं तो उसके बाद अब इसका फंक्शन स्टार्ट कर दिया। ठीक है, चलो देखो स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोमियर मैंने बनाया है, इसको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है कि ये आपकी जेड लाइन है, ये भी जेड लाइन है, ये मायोसिन है, ये वाली एक्टिन है, देख रहे हैं, ये तीन सारे एक्टिन है। एक लाइन में जब एक्टिन है तो दूसरी लाइन में मायोसिन है, एक लाइन में एक्टिन है तो दूसरी लाइन में मायोसिन होगी, ऐसे ऐसे होगी। ठीक है, अब देखो क्या है कि यहाँ से यहाँ तक आपका जेड लाइन है, क्यों, ये पूरा का पूरा आपका यहाँ से यहाँ जेड लाइन है, यहाँ से यहाँ तक सार्कोमियर होगी। फिर उसके बाद देखो ये जो बैंड है बीच वाली, जो जहाँ पे आपको ओवरलैप नहीं कर रही है, उसको हम एच जोन बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ कि देखो कि ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक आई बैंड है, ठीक है, और ये पूरा का पूरा आपका ए बैंड है एनाइसोट्रॉपिक, और उसके बाद जो दोनों के बीच में देखो एक ऐसा जगह है जहाँ पे ओवरलैप हो रही है, आई बैंड और ए बैंड का ओवरलैप हो रहा है, देख रहे हो, आई बैंड और ए बैंड का ओवरलैप हो रहा है, तो उसको ओवरलैप बैंड बोलते हैं। और जहाँ पे नहीं ओवरलैप हो रहा है उसको एच जोन बोलते हैं। ये वाला याद रखिएगा, ये पूछता है। और लेंथ ऑफ मायोसिन, मायोसिन का लेंथ क्या है, देखो ओवरलैप है, ओवरलैप में क्या है, ए प्लस एम, मतलब एक्टिन मायोसिन दोनों है। एच जोन में क्या है, बस और बस मायोसिन है। ठीक है, देख रहे हो, ओवरलैप में एक्टिन भी है मायोसिन भी है, एच जोन में एक्टिन नहीं है, बस मायोसिन है। तो यही मैंने लिख दिया। एक सार्कोमियर बराबर क्या होता है, कैसे निकालते थे, एक सार्कोमियर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एक्टिन, एक आइसोट्रोपिक हाफ ऑफ आइसोट्रोपिक प्लस कंप्लीट एनाइसोट्रोपिक प्लस हाफ ऑफ आइसोट्रोपिक। ऐसे मैंने लिख दिया, आप एक आइसोट्रोपिक प्लस एक एनाइसोट्रोपिक भी लिख सकते हो, लेकिन ऐसे लिखा तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। ठीक है, इधर से हाफ इज इक्वल टू 1, बट ये हाफ लिखना ज्यादा अच्छा था। यहाँ पे मैंने डिनोशन लिख दिया कि क्या है कौन सा, देखो ए मतलब एनाइसोट्रोपिक, आई मतलब आइसोट्रोपिक, ओनली एक्टिन प्रेजेंट, और उसके बाद क्या एम लाइन, एम लाइन का मतलब हुआ प्रेजेंट इन सेंटर, जो एम लाइन होगा जो प्रेजेंट होगा इन सेंटर ऑफ सार्कोमियर, सार्कोमियर के सेंटर में जो प्रेजेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं एम लाइन। और एच जोन है जो हेंसन जोन है, जो नॉन ओवरलैपिंग पोर्शन ऑफ मायोसिन, मायोसिन के नॉन ओवरलैपिंग पोर्शन है, उसको हम हेंसन जोन बोलते हैं। ठीक है, और एच जोन सेंटर जो बिल्कुल सार्कोमियर के सेंटर में, आप यहाँ पे कर सकते हो, बिल्कुल सार्कोमियर के सेंटर में जो होगा तो ये एम लाइन हो जाएगी। ठीक है, ये इतना आपको लर्न करना मीन्स ध्यान में रखना जरूरी था। समझ आ गया होगा। चले आगे बढ़े। अब इसका मतलब है क्या, अब इसका फंक्शन है कि फिर कैसे ये कॉन्ट्रैक्शन और स्ट्रक्चर बेसिकली कैसे आगे फंक्शन करता है, ये समझ आ गया। चलिए आगे बढ़े। चलिए देखो क्या लिखा हुआ है, in a resting state the edge of thin filament on either side of the thick filament is partially overlap the free end of the thick filament leaving the center part of this thick filament। देखो वही बोला जा रहा है कि जब रेस्ट स्टेज है, मतलब अभी मसल हमारा स्ट्रेच नहीं है, नॉर्मल है, तो उसमें क्या कर रहा है कि दोनों के दोनों साइड का जो आपका थिन फिलामेंट है एज का, वो दोनों साइड आइदर साइड, मतलब इधर या फिर इस साइड से या फिर इस साइड से क्या करेगी, ये होता है थिक फिलामेंट के ऊपर ओवरलैप करती है, मतलब ऐसे ओवरलैप करने के ऊपर आ रहा है। ठीक है, ओवरलैप करने के लिए आ रहा है फ्री एंड ऑफ द थिक फिलामेंट के ऊपर, और उसके बाद ओवरलैप करने के बाद कुछ पार्ट छोड़ देती है खाली बीच में, देख रहे हो बीच में कुछ पार्ट सेंटर पार्ट में थिक फिलामेंट के छोड़ देती है खाली,
अब उसके सेंटर ऑफ द थिक फिलामेंट, इस बचे हुए में जो बचा हुआ जो थिक फिलामेंट का पोर्शन होगा जहाँ पे ओवरलैप नहीं होगी, तो उस फिलामेंट को वो नॉट ओवरलैप, उसको हम एच जोन बोलते हैं। वही अभी मैंने समझाया कि एच जोन क्या होता है, हैंसन जोन, जहाँ पे जो एनाइसोट्रॉपिक टाइम है, प्लेस है, और एनाइसोट्रॉपिक बैंड है जो ओवरलैप नहीं है। तो वो वाला देख रहे हो, यहाँ पे स्ट्रेच होने मतलब रिलैक्स होने के बाद भी जो कंडीशन होने के बाद ये पोजीशन नहीं बचा, यहाँ पे ओवरलैप नहीं हुआ, तो एच जोन बोलते हैं। ये पूरा सर्कोमियर है, ये वाली है ए बैंड है, और ये आई बैंड है। समझ आ गया, यही था यहाँ तक, ठीक है, समझ आ गया होगा आई थिंक आपको स्ट्रक्चर ऐसे। अब हमें करना है इसका बेसिकली स्ट्रक्चर है जो थिक और थिन फिलामेंट का अलग अलग से पढ़ना है, और बेसिकली फंक्शंस पढ़ना है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन वगैरह, ठीक है, आगे बढ़े, चलिए ठीक है। अब बढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का स्ट्रक्चर, ठीक है। ईच एक्टिन है, थिन एक्टिन मतलब थिन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ 2 फिलामेंटस एक्टिन हेलिकली बाउंडेड टू ईच अदर। बोला जा रहा है कि जो हमारा एक्टिन है वो बना होता है 2 फिलामेंटस एक्टिन का, जो एक दूसरे से के ऊपर मतलब क्वाइल्ड होता है, एक दूसरे के ऊपर हेलिकली मतलब होता है, ये क्या बोलते हैं, डीएनए जैसे क्वाइल्ड होता है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ये बना हुआ, ये एक्टिन का स्ट्रक्चर है, 3 फिलामेंट और एक दूसरे के ऊपर क्वाइल्ड है। उसमें क्या है 2 फिलामेंट ऑफ अनदर प्रोटीन, और दोनों फिलामेंट इसमें क्या है ईच है, हो गया। ईच एफ एक्टिन इज ए पॉलीमर ऑफ मोनोमेरिक जी ग्लोबुलर एक्टिन। बोला जा रहा है कि दोनों के दोनों जो एफ एक्टिन है वो मोनोमेरिक मतलब पॉलीमर होता है मोनोमेरिक ग्लोबुलर एफ एक्टिन का, उसमें दोनों फिलामेंट से एक अलग अलग प्रोटीन का होता है, ठीक है। ठीक है, ट्रोपोमायोसिन ऑल्सो रन क्लोज टू द एफ एक्टिन थ्रू आउट द इट्स लेंथ। ट्रोपोमायोसिन है जो इसके साथ साथ आपस में रन, जैसे दोनों ये प्रोटीन रन करता है एक दूसरे के, तो उसके साथ साथ ट्रोपोमायोसिन भी रन करती है, ठीक है। उसके बाद है एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ट्रोपोनिन इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल ऑफ ट्रोपोमायोसिन। एक है कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है ट्रोपोनिन, वो भी रन करती है। ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ट्रोपोनिन डिस्ट्रीब्यूटेड होता है एक रेगुलर इंटरवल पे। ये है रेगुलर, ये जो 3 का दिख रहा है आपको बूंदी जैसे लगा हुआ है, वो ट्रोपोनिन है, वो एक रेगुलर इंटरवल पे ट्रोपोमायोसिन के साथ साथ मतलब वो लगा हुआ है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। इन द रेस्टिंग स्टेट, जब रेस्टिंग स्टेट पे ए सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन मास्क द एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट। देखो क्या लिखा हुआ है, इन द रेस्टिंग स्टेट, जब रेस्टिंग स्टेट में मीन्स अभी क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही है, तो उस केस में क्या होता है सब यूनिट ट्रोपोनिन की जो सब यूनिट होती है वो मास्क द एक्टिव साइट, जो एक्टिव साइट है जो जहाँ पे आगे मायोसिन बाइंड ये जो लगी हुई है, तो ये एक्टिव साइट है जहाँ पे आके मायोसिन बाइंड करेगी। मायोसिन बाइंड होने के बाद स्लाइडिंग होगा, जो मैकेनिज्म है कॉन्ट्रैक्शन का वो प्रोसेस होगा, तो वो प्रोसेस अभी नहीं हो रहा है, तो इसके लिए क्या है ट्रोपोनिन है बेसिकली उसको एक्टिव साइट को क्या है, इसका एक्टिव बाइंडिंग साइट को बंद करके रखा हुआ है, मास्क करके कवर करके रखा हुआ है एक्टिन फिलामेंट का, ठीक है। यहाँ तक समझ गए, चलिए अब यहाँ तक मैं आपको नोटबुक में दिखाती हूँ, फिर आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए जैसे देखो यहाँ पे दिया है कि अलग अलग करके यहाँ पे आपको बताया गया है, देखो स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन है, उसमें एक्टिन जो थिन फिलामेंट का होता है, और मायोसिन थिक फिलामेंट का। एक वो रेगुलेटरी प्रोटीन होता है जो रेगुलेट करती है, तो ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन पार्ट ऑफ थिन फिलामेंट की पार्ट है जो रेगुलेटिंग प्रोटीन में के रूप में यूज होता है। एंड स्ट्रक्चरल प्रोटीन के रूप में यूज होता है वो है जेड लाइन्स, ठीक है, एक्टिनिन जिसको बोलते हैं, हो गया। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन, जो ये फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन है एक्टिन और मायोसिन, उसका स्ट्रक्चर देखो। थिन एक्टिन मीन्स थिन फिलामेंट में ये क्या है, ये जो पहले से ग्लोबुलर एक्टिन था, अभी हम बोला कि ग्लोबुलर एक्टिन का बना होता है, तो ग्लोबुलर एक्टिन क्या हुआ, सबसे पहले इसका पॉलीमराइजेशन होता है, मतलब अलग से ये गोला गोला कैसे बनता है वो पूरा दिखाया है इसमें, वो एनसीईआरटी में उतना नहीं था, थोड़ा सा इसका एक्स्ट्रा दिया हुआ है। ये देखो क्या है लिख दिया है मैंने कि देखो पहले ये अलग से रहता है, पर उसको पॉलीमराइज करते हैं तो एक पॉलीमर फॉर्म में चेन फॉर्म में बनता है, तो उसको एफ एक्टिन बोलते हैं, ठीक है। और फिर ये एफ एक्टिन क्या है, पूरा का पूरा आपस में ये ऊपर से एक हेलिकल स्ट्रक्चर जो अभी हमने पढ़ा, प्रोटीन लाइक एक दूसरे के पैरेलली एक दूसरे के ऊपर कॉइल्ड करके लगा रहता है, ठीक है। अब ये मायोसिन थिक फिलामेंट है, ये पॉलीमर है ऑफ मेरोमायोसिन का पॉलीमर है, यूनिट ऑफ मायोसिन की यूनिट है, ठीक है। ये तो हो गई आपके फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन का। अब है रेगुलेटरी प्रोटीन भी पढ़ लेते हैं और स्ट्रक्चर प्रोटीन भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये सब अलग अलग नहीं दिया लेकिन आपको नेमिंग सब दिया है, तो आपको पता तो होना चाहिए कि कौन सा प्रोटीन किस काम के लिए होता है। तो एक्टिन मायोसिन जो फोर्स जनरेटिंग मतलब ये फोर्स जनरेट करेगी, और ये रेगुलेशन मतलब आगे का रेगुलेशन अभी हमने पढ़ा, जैसे कि ये ट्रोपोमायोसिन क्या है और ये ट्रोपोनिन था जो बाइंडिंग साइड पे मतलब पहले मास्क करके रखता है जब तक रेस्ट कंडीशन होता है, तो वो कंडीशन करेगा ये स्ट्रक्चर प्रोटीन जेड लाइन्स, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए देखो, ठीक है। अब है स्ट्रक्चर ऑफ रेगुलेटिंग प्रोटीन का स्ट्रक्चर, ये दोनों किस चीज़ का पार्ट होता है, ये दोनों रेगुलेटिंग प्रोटीन जो होता है ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन, दोनों के दोनों जो होता है हमारा, ये दोनों का पार्ट हमारा थिन फिलामेंट का पार्ट है, ठीक है। ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोमायोसिन क्या है, ट्रोपोमायोसिन है इनहिबिट करता है इंटरेक्शन ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन, एक्टिन और मायोसिन के बीच में जो इंटरेक्शन होगी उसको बेसिकली उसको इनहिबिट करता है। और ये ट्रोपोनिन क्या है, ट्रोपोनिन 3 तरीके का होता है बाइंडिंग वाली, जो टीपीसी, टीपीटी, टीपीआई। टीपीसी का मतलब कैल्शियम बाइंडिंग साइट होगी, ट्रोपोनिन यही तो देखा था कि बाइंडिंग साइट पे मास्क करके रखता है, तो टीपीसी, टीपीटी, टीपीआई। टीपीसी का मतलब हुआ कैल्शियम बाइंडिंग साइट, टीपीटी का मतलब ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग साइट जहाँ पे ट्रोपोमायोसिन आके बाइंड करेगी, और टीपीआई का मतलब बेसिकली इनहिबिटरी मतलब इनहिबिट इंटरेक्शन ऑफ एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन के बीच में जो इंटरेक्शन होगा, तो जहाँ पे उसको रोकना है, जहाँ पे इंटरेक्शन नहीं होने देना है, तो वहाँ पे टीपीआई जनरेट हो जाएगी, समझ गया। चलिए, और ये क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, प्रेजेंट होता है एट रेगुलर इंटरवल कॉल ट्रोपोमायोसिन। ये मतलब एक रेगुलर इंटरवल पे जो प्रेजेंट होता है, तो एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है जो एक रेगुलर
इंटरवल पे प्रेजेंट होता है उसको हम ट्रोपोमायोसिन बोलते हैं। समझ गए? चलिए रेगुलेटरी प्रोटीन सब हो गया, अब हमें पढ़ना है मैकेनिज्म। तो अब एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, फिर आगे मैकेनिज्म पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, समझ गए? अब देखो, अब यहाँ पे क्या था हमारा, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि आपका ट्रोपोनिन के बारे में पढ़ लिया। अब देखो ये एक्टिन के बारे में पढ़ लिया। आप देखो ईच मायोसिन मतलब थिक फिलामेंट इज ऑल्सो ए पोलीमराइज प्रोटीन, ये भी पोलीमराइज प्रोटीन मतलब प्रोटीन का ही पॉलीमर है। मेनी मोनोमेरिक प्रोटीन आर कॉल्ड मेरोमायोसिन, जो बहुत सारा मोनोमेरिक प्रोटीन है जो एक साथ मिल जाता है तो मेरोमायोसिन बोलते हैं। दे कॉन्स्टिट्यूट वन थिक फिलामेंट, एक थिक फिलामेंट। ईच मेरोमायोसिन हैज टू इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रत्येक मेरोमायोसिन के पास दो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एक ग्लोबुलर हेड विथ शॉर्ट आर्म एंड टेल, एक ग्लोबुलर हेड विथ शॉर्ट आर्म एंड टेल, ठीक है, ये शॉर्ट आर्म है एंड टेल के साथ, ये दिया हुआ, समझ गए? अब उसके बाद एंड द फॉर्मर बीइंग कॉल्ड हेवी मेरोमायोसिन, जो पहले वाला है उसको हेवी मेरोमायोसिन बोलते हैं, एंड लेटर और बाद वाला उसको बोलते हैं लाइट मेरोमायोसिन। मीन्स दिस इज कॉल्ड हेवी मेरोमायोसिन, यहाँ से यहाँ तक हेवी मेरोमायोसिन है और ये लाइट मेरोमायोसिन है, ठीक है। द हेवी मेरोमायोसिन कॉम्पोनेंट एग्जाम्पल उसमें क्या क्या होता है, हेड एंड शॉर्ट आर्म प्रोजेक्ट आउटवर्ड एट रेगुलर डिस्टेंस एंड एंगल फ्रॉम विच अदर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द मेरोमायोसिन फिलामेंट इज नोन एज क्रॉस आर्म। देखो बोला जा रहा है कि हेवी मेरोमायोसिन में क्या होता है, एक ग्लोबुलर हेड होती है, उसके साथ कुछ उसका कुछ बीच में का आर्म होता है, वो आर्म होता है एक दूसरे के साथ क्या होता है, रेगुलर इंटरवल पे आउटवर्ड बाहर की तरफ निकला हुआ है और एक दूसरे के साथ क्या पॉलीमराइज बना के एक क्रॉस जैसे बना के एक पूरा क्रॉस आर्म बना दिया, ठीक है। अब क्या ग्लोबुलर हेड इज द एटीपेज एंजाइम, ग्लोबुलर हेड में क्या क्या होता है, एक एटीपेज एंजाइम होती है और दूसरा क्या होता है बाइंडिंग साइट ऑफ एटीपी, एक एटीपी की साइट मतलब बाइंडिंग साइट होता है, ठीक है। तो आप ऐसे कैसे याद कर सकते हो, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिन बाइंडिंग साइट है और एक है एटीपेज बाइंडिंग साइट, ठीक है। तो एक्टिन जैसे कि AC ऐसे दोनों कन्फ्यूजन होता है कि हेड ऐसे दोनों एटीपी दिया ना, तो मुझे याद करने में कन्फ्यूजन होती थी, लेकिन क्योंकि पूछता है तो ऐसे याद कर लो कि एक्टिन AC पहले आता है, ए तो सेम है, C और T अल्फाबेटिकली AC पहले आता है, तो एक्टिन वाला जो बाइंडिंग साइट होगा ऊपर होगा और क्या ATP बाइंडिंग साइट नीचे होगा, ऐसे लर्न कर लीजिए। ऐसे में ये याद करने का ट्रिक है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है कि दोनों एक्टिन और ATP बाइंडिंग साइट है, समझ गए? तो यही बोल रहा है कि जो हेड वाले रीजन में होता है वहाँ पे ATP क्या बोलते हैं एक्टिव एटीपेज इंजाइम और ATP बाइंडिंग साइट दोनों के दोनों प्रेजेंट होते हैं, समझ गए? अब देखो यही में है, हमने पढ़ा था, ये हो गया क्रॉस आर्म है, क्रॉस आर्म में एक ग्लोबुलर हेड है 2 और इसके बाद शॉर्ट आर्म है 2, दोनों मिला के कितना हुआ 4 HMM हेड हेवी मेरोमायोसिन, और इसके बाद ये है ग्लोबुलर हेड प्लस शॉर्ट, ये इसको क्रॉस वाले को बोलते हैं क्रॉस आर्म। चलिए समझ आ गया आपको स्ट्रक्चर, बेसिकली एक्टिन और मायोसिन दोनों का समझ आ गया। चलिए अब पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, कि मसल का कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है आखिरकार वो पढ़ना है, ठीक है। सो स्टार्ट करें, चलिए ठीक है। तो अब पढ़ते हैं मैकेनिज्म, हो गया यहाँ तक आपको समझ, स्ट्रक्चर बेसिकली सब समझ आ गया। अब है कि स्ट्रक्चर ऑफ मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे करता है वो देखना है हमें, ठीक है। बेसिकली देखो क्या है, द मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज बेस्ड एक्सप्लेन बाय द स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी। वो है एक स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी होती है, जैसे एक के ऊपर दूसरा फिसलता है ना, एक जैसे कि ये हो गया इसके ऊपर दूसरा फिसलेगा, तो वही इसी थियरी को हम बोलते हैं। इसी थियरी के द्वारा क्या होते हैं आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये क्या होता है ये थियरी, विच स्टेट दैट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल फाइबर टेक प्लेस बाय द स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट ओवर द थिक फिलामेंट। ये लर्न करके रखिएगा कि थिन फिलामेंट का थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइडिंग होता है, क्योंकि ये वाला जो है ये पूछता है कि थिक का होता है या थिन का होता है, तो ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट पतला वाला फिलामेंट है, वो मोटे वाले मतलब एक्टिन है जो मायोसिन के ऊपर क्या होते हैं स्लाइड करता है। यहाँ तक समझ आ गया? चलिए आगे बढ़े, चलो देखिए हो गया। मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय ए सिग्नल सेंड बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम विया मोटर नर्व्स। मोटर न्यूरॉन्स के द्वारा मैसेज को भेजा जाता है और उसके अकॉर्डिंग मसल का कॉन्ट्रैक्शन होती है। मोटर न्यूरॉन्स जो है अलॉन्ग विथ द मसल फाइबर कनेक्ट टू इट्स कॉन्स्टिट्यूट ए मेजर मोटर यूनिट। बोला जाए मोटर न्यूरॉन्स है जो मसल फाइबर के साथ मिलकर एक मोटर यूनिट बनाता है। द जंक्शन बिटवीन द मोटर न्यूरॉन्स एंड द सार्कोलेमा ऑफ द मसल्स फाइबर इज कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। बोला जा रहा है कि एक जंक्शन बनता है जो मोटर न्यूरॉन्स के साथ और उसके बाद सार्कोलेमा मसल्स के साथ, दोनों के बीच में जो जंक्शन बनेगी तो उसको हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट भी बोल सकते हो, ठीक है। बेसिकली हर चीज़ बनता है तो दोनों के बीच में जंक्शन है, जहाँ से क्या मैसेज आएगी, मैसेज वहाँ से ट्रांसफर होगी तो एक जंक्शन बनता है दोनों के बीच में। यहाँ पे मैसेज का ट्रांसफर होने के लिए जंक्शन बनता है ना, तो वो जंक्शन को हम यहाँ पे जो बनता है तो उसको हम न्यूरो मतलब न्यूरॉन्स, मस्कुलर मतलब मसल्स का दोनों के बीच का जंक्शन बनता है, ठीक है, और उसको मोटर एंड प्लेट भी बोलते हैं।
A neural signals reaching this junction release neurotransmitter acetylcholine which generate the action potential in the sarcolemma। बोला जा रहा है कि एक न्यूरल सिग्नल है, जो न्यूरल सिग्नल यहाँ तक आ गया, अब वो जनरेट जंक्शन तक पहुँच गया, अब वो एक न्यूरोट्रांसमीटर को एक्सीलेट करेगा, न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करेगा। ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाएगी, और रिलीज होएगी तो एक कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है, तो एसिटाइलकोलिन। ये न्यूरोट्रांसमीटर लर्न कीजिएगा, न्यूरोट्रांसमीटर इंपॉर्टेंट है। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो एसिटाइलकोलिन, ये जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल सार्कोलेमा में। दिस स्प्रेड थ्रू द मसल फाइबर एंड कॉज द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन इनटू द सार्कोप्लाज्म। बोला जा रहा है ये स्प्रेड करता है थ्रू द मसल फाइबर, मसल फाइबर के थ्रू स्प्रेड होता है, और उसके बाद कॉज करता है रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन, और ये क्या बोलते हैं, मसल फाइबर के थ्रू रिलीज हुआ और सार्कोलेमा में से कैल्शियम आयन को रिलीज कराएगा। ठीक है, सार्कोप्लाज्म में से, समझ रहे हो। सार्कोप्लाज्म जो क्या था, सार्कोप्लाज्म हमारा मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें कैल्शियम स्टोर हाउस होता है कैल्शियम का, तो वो कैल्शियम को रिलीज कराएगी। कैल्शियम को रिलीज कराने का मेन मुद्दा क्या है, ये इंक्रीज इन कैल्शियम लेवल लीड्स टू द बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम विथ द सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन ऑन एक्टिन फिलामेंट और देयर बाय रिमूव द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट ऑफ ट्रोपोमाइसिन। यही है जैसे हमने अभी टीपीसी पढ़ा था ना, कि जहाँ पे ट्रोपोनिन का पोजीशन पे, जहाँ पे जो साइट होता है जहाँ पे कैल्शियम आके बाइंड करती है, कैल्शियम आके बाइंड करती है, तो वो मास्किंग, जो मास्क किया हुआ है ट्रोपोनिन बाइंडिंग साइट को, तो उसको खोल देगा, और वहाँ से खोल देगा तो मायोसिन वहाँ पे आके अटैच हो जाएगी। यही बोला जा रहा है कि कैल्शियम का इंक्रीज करके लेवल वो कर देगा बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम सब यूनिट को ट्रोपोनिन के साथ, और वो ट्रोपोनिन एक्टिन फिलामेंट के ट्रोपोनिन के साथ बाइंड हो गया। उसके बाद देयरबाय जो उसका एक्टिन बाइंडिंग साइट था यहाँ पे, जो आपका मास्क था, जो जहाँ पे मायोसिन बाइंडिंग साइट जो कवर्ड थी, उस कवर्ड को हटा देगा। अब क्या है, यूटिलाइजिंग द एनर्जी फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलाइसिस। अब ये सब चीज़ करने के लिए बेसिकली क्या है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो क्या होगा, एटीपी है, हाइड्रोलाइज होगा एडीपी और प्लस इनर्ट फॉस्फेट में। द मायोसिन हेड, अब क्या है, द मायोसिन हेड नाउ बाइंड टू द एक्सपोज एक्टिव साइट ऑन एक्टिव टू फॉर्म द क्रॉस ब्रिज। अब क्या है, मायोसिन हेड ओपन हो गई, तो ओपन हो गई तो क्या हो गया, वहाँ पे क्या कहते हैं, एक्टिव साइट पे वहाँ पे जाके क्या बोलते हैं, मायोसिन एक्टिव साइट है, वहाँ पे आके ट्रोपोनिन ऐड हो जाएगी। ट्रोपोनिन एक्टिन मतलब एक्टिन वाली ट्रोपोनिन का जो एक्टिन का जो ट्रोपोनिन पार्ट है वो आके वहाँ पे बाइंड कर जाएगा और क्रॉस ब्रिज बना देगा आपस में। तो यही देखो यहाँ पे हुआ कि यही पूरा आपको दिखाया हुआ है कि यहाँ पे एक्टिन फिलामेंट है, एक्टिन फिलामेंट आई, और यहाँ पे नीचे मायोसिन फिलामेंट है। ठीक है, यहाँ पे था, यहाँ पे एटीपी और एडीपी अलग अलग हो गया। यहाँ पे क्या हुआ कि ये आपस में जुड़ गया, ये एक्टिन बाइंडिंग साइड पे यहाँ पे एक्टिन आके जुड़ गया, तो ये क्रॉस ब्रिज बनाई मायोसिन हेड पे। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज देख रहे हो, अब फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज लिखा हुआ है। अब इसके बाद क्या है, अब यहाँ पे देखिए क्रॉस ब्रिज तो बन गई, अब स्लाइडिंग प्रोसेस होगा। अब ये वाला क्या होगा, ये इधर जाएगा और ये इधर आगे फ्लो करेगा। ठीक है, ये आगे फ्लो करेगा तो ये स्लाइडिंग प्रोसेस हो रही है, देख रहे हैं। और ये स्लाइडिंग प्रोसेस हो गई, फिर इसके बाद क्या, ब्रेकिंग। अब ये तो जिसका जो काम था वो काम तो कर लिया, तो फिर आपके बाद क्या होगा, ये दोबारा से टूट जाएगा, मतलब क्रॉस ब्रिज क्या है, ब्रेक हो जाएगी। तो क्रॉस ब्रिज ब्रेक होगी तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट, तो क्रॉस ब्रिज ब्रेक होने की वजह से इसमें से एनर्जी रिलीज होगी तो एटीपी निकलेगी। ठीक है, और ये वापस से अपना एक्टिन फिलामेंट अलग हो जाएगी। ठीक है, यही है। तो यहाँ पे तो हो गया, बाइंड हो गया क्रॉस ब्रिज, दिस पुल द अटैच, यही जो है पूरा प्रोसेस, उसी को ये लैंग्वेज में लिखा हुआ है। दिस पुल्स द अटैच्ड एक्टिन फिलामेंट टुवर्ड द सेंटर ऑफ ए बैंड। ए बैंड, अब ये क्या बोल रहा है, जब अटैक करे तो ये ए बैंड के तरफ, मतलब ये कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो पास में आएगी, दोनों के दोनों ए बैंड जो हमने पढ़ा था ना, ए बैंड और आई बैंड, तो आई बैंड और ए बैंड दोनों एक दूसरे के पास आएगी, और जिसकी वजह से एच जोन क्या हो जाएगा, छोटा होता रहेगा। द जेड लाइन अटैच टू दिस एक्टिन आर ऑल्सो पुल्ड इनवर्ड। जेड लाइन्स भी है जो अंदर की तरफ जाता जाएगा, देयर बाय कॉजिंग शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर, जिसकी वजह से अभी सार्कोमियर इतना बड़ा था, अब वो छोटा होता जाएगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, और धीरे धीरे इतना जो कम्प्लीटली कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है तो उसका क्या होता है, एम लाइन खत्म ही हो जाती है, एच जोन भी खत्म हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, काफ़ी शॉर्टनिंग हो जाती है। देखो अभी लिखा भी हुआ है, तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, जब देयर बाय कॉजिंग शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर का शॉर्टनिंग हो रहा है तो उसको हम कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। अब देखो, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द एबव स्टेप्स डैट ड्यूरिंग शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स की शॉर्टनिंग में कॉन्ट्रैक्शन होती है, द आई बैंड गेट रिड्यूस, आई बैंड है जो रिड्यूस हो जाता है, देयर बाय ए बैंड रिटेन द लेंथ। ए बैंड में तो कोई चेंजेस नहीं हुई ना, ए बैंड जितनी थी उतनी ही है, बस आई बैंड की रिड्यूस हो रही है। द मायोसिन रिलीज एटीपी, मायोसिन है जो रिलीज करती है एडीपी, आईपी गेट बैक टू
रिलैक्स स्टेट। अब दोबारा से ADP IPA जो रिलैक्स स्टेट में चला जाएगा। द न्यू ATP बाइंड, एक नया ATP यहाँ पे बाइंड होगी। अ क्रॉस ब्रिज ब्रोकन, मतलब क्रॉस ब्रिज बनाने के लिए भी ATP की रिक्वायरमेंट होती है, तोड़ने के लिए भी ATP की रिक्वायरमेंट होती है। देख रहे हो, मतलब आपको बनाने में भी एनर्जी चाहिए, तोड़ने के लिए भी एनर्जी चाहिए, दोनों रास्ते हैं, दोनों एक ही जैसा है। ATP इज अगेन हाइड्रोलाइज, यहाँ पे ATP वापस से आई, यहाँ पे ATP वापस आई, यह भी फिर से हाइड्रोलाइज होगी और यहाँ पे एनर्जी का रिक्वायरमेंट हो जाएगा, एनर्जी का यूज हो जाएगा ADP IP के फॉर्म में। ADP अगेन हाइड्रोलाइज बाय द मायोसिन हेड एंड साइकिल क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। और फिर से ये बोला जा रहा है कि फिर से यहाँ पे क्या हुआ, टूटा फिर बना, फिर ये साइकिल चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, फिर से यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे ATP की रिक्वायरमेंट, फिर ATP क्रॉस ब्रिज बनी, फिर ये स्लाइडिंग प्रोसेस हुआ, फिर यहाँ पे स्लाइडिंग प्रोसेस जो निकालना था निकल गया, फिर यहाँ पे क्रॉस ब्रिज का ब्रेकडाउन होगा, फिर नॉर्मल, तो ये चलता जाएगा, साइक्लिक प्रोसेस है। समझ गए? चलिए आगे बढ़। देखो यही है जो मैंने समझाया। सबसे पहले क्या था, इसमें स्टेप्स दिए हुए हैं। देखो सबसे पहले क्या था यहाँ पे, देखो मैं ये स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी है जिसमें मूवमेंट ऑफ थिन फिलामेंट ओवर थिक फिलामेंट। इसमें था क्या, नॉर्मल रिलैक्स स्टेट, फिर उसमें थोड़ा रिलैक्स स्टेट में H जोन थी, और इसके बाद जेड लाइन्स थी। अब क्या हुआ, थोड़ा सा रिलैक्स को थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन हुआ, थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो क्या हुआ, इसका जेड जो सार्कोमियर का जो जेड लाइन ये था जो वो कम हो गई। अब देखो स्लाइडिंग, ये A बैंड में तो चेंजेस नहीं आ रही है, लेकिन I बैंड में तो चेंज आ रही है ना, तो वही है। अब देखो मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्टेड, पूरी कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्ट कर दी तो क्या हो गया, आपस में पूरा का पूरा ये देखो ओवरलैप ही हो गई। जेड जोन इसमें था, इसमें जेड जोन कम हुआ, यहाँ पे जेड जोन है ही नहीं, पूरा कंप्लीटली ओवरलैप हो गया। दिख रहा है आपको? चलिए समझ आया, यही बता रहा है यही आपको। यहाँ से बस इतना ध्यान मत दो, यहाँ से लेकर यहाँ तक अब ध्यान दो, ठीक है, हर में यहाँ से यहाँ तक ध्यान दीजिए, ठीक है। 2 सार्कोमियर है, हमें 1 सार्कोमियर ये है, ठीक है, ये वाला 1 सार्कोमियर था, आप बस इसको ध्यान दीजिए। तो इसमें ज़्यादा था H जोन, इसमें थोड़ी सी कम हुई, इसमें कम्प्लीटली कम हो गई, एक दूसरे के ऊपर कम्प्लीटली ओवरलैप हो गई। तो यही बोला जा रहा है, ठीक है, यही मैंने समझाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। आगे उससे पहले हमने पढ़ा था क्या कि क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होता है एंड ब्रेकेज इज रिपीटेड कॉजिंग फर्दर स्लाइडिंग। अब बोला वही प्रोसेस बोला रहा है कि क्रॉस ब्रिज बना, फिर टूटा, बना, टूटा, फॉर्मेशन हुई, ठीक है। अब उसके बाद द प्रोसेस कंटिन्यू टिल द कैल्शियम आयन पंप बैक टू द सार्कोप्लाज्मिक क्रिस्टल रिजल्टिंग इन द मास्किंग ऑफ द एक्टिन फिलामेंट। बोला जा रहा है ये प्रोसेस तब तक होता जाएगा जब तक आपके मतलब कि पूरे सेल्स में क्या है, आपके कैल्शियम आयन प्रेजेंट है, ठीक है, कैल्शियम आयन प्रेजेंट है, तब तक वो पूरा का पूरा प्रोसेस होता जाएगा, क्योंकि कैल्शियम ही एक्टिवेट करता है ये स्लाइडिंग प्रोसेस को। तो यही है कि यह बोल रहा है कि जब तक सार्कोप्लाज्मिक क्रिस्टल में, मतलब ये दोबारा के सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सिस्टर्नी में तब तक कैल्शियम नहीं चला जाता, मतलब स्टोर नहीं हो जाता वापस से स्टोर हाउस में, तब तक क्या कैल्शियम होता जाएगा, तब तक वो कॉन्ट्रैक्शन चलता रहेगा, ये प्रोसेस चलती रहेगी, ठीक है। दिस कॉज द जेड जोन्स लाइन बैक टू देयर नॉर्मल पोजीशन। अब उसके बाद जब ये वापस से चली जाएगी तो चले जाएगा, तो उसका क्या हुआ, अब तो कैल्शियम है ही नहीं, तो वापस से सब सारा प्रोसेस नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल होने के बाद क्या है, जेड जोन्स दोबारा से अपना इस पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन। द रिएक्शन टाइम ऑफ द फाइबर कैन वेरी डिफरेंट फ्रॉम मसल्स। बोल रहा है रिएक्शन टाइम है जो मसल्स पे डिपेंड करता है कि जिसका जो सा मसल होगा उसके अकॉर्डिंग उसका रिएक्शन टाइम होगा, फिक्स रिएक्शन टाइम नहीं है। अब देखो क्या है, रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ मसल कैन लीड्स टू द एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड ड्यू टू द एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इन देम। बोल रहा है अगर रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ मसल्स को हम बार बार एक्टिवेट करें, मतलब इसी प्रोसेस को करें, तो वो लीड करेगा एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, बॉडी में हमारे लैक्टिक एसिड का एक्युमुलेशन कर देता है। क्यों? क्योंकि ये एनारोबिक प्रोसेस उसके वजह से क्या होती है, ब्रेकडाउन हो जाती है ग्लाइकोजन। एनारोबिक तो ग्लूकोज की जो एनारोबिक है तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बिना ऑक्सीजन के ये हो जाती है, और हमारे बॉडी में उस बेसिकली उस पार्ट में क्या होता है, एक्युमुलेट हो जाती है लैक्टिक एसिड। जैसे देखना ना, कभी थक जाते हो, आपके कोई पोर्शन में दर्द होने लगता है, जैसे होता है पैर दर्द, हाथ दर्द, तो उसमें लैक्टिक एसिड का एक्युमुलेशन होता है, जिसकी वजह से आपको वो बहुत थका थका सा महसूस होने लगता है, जैसे फटीग जिसको बोलते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा चलो तो बहुत ज़्यादा, जैसे नहीं कहते मेरे पैर नहीं उठ रहे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, फिर उसको क्या करते हो आप, उसको मालिश करते हैं या कोई फास्ट रिलीफ लगा के, या फिर गर्म पानी में पैर रखते हैं तो थोड़ा रिलीफ फील होता है। क्यों? क्योंकि गर्म पानी में पैर रखते हैं तो वो जो लैक्टिक एसिड का एक्युमुलेटेड रहता है ना, वो दोबारा से मतलब वो नॉर्मल डिजॉल्व होने की कोशिश करता है, ख़त्म होती रहती है, ठीक है, समझ आ गया। मसल कंटेन रेड ब्लड सेल
रेड ब्लड ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट, मतलब जैसे बोल रहा है मसल के अंदर, जैसे बॉडी के अंदर आरबीसी होता है वैसे मसल्स के अंदर क्या होता है ना, रेड ब्लड को ऑक्सीजन स्टोरिंग जो चीज़ होता है उसको मायोग्लोबिन बोलते हैं। ठीक है, जैसे हेमोग्लोबिन हो गई तो वो वाली ब्लड में, और जब मसल्स के अंदर होती है तो उसको मायोग्लोबिन बोलते हैं। मायोग्लोबिन कंटेंट इज हाई इन सम ऑफ द मसल्स, बोल रहा है कुछ मसल्स है जिसमें मायोग्लोबिन का कंटेंट बहुत हाई होता है, विच गिव द रेडिश अपीयरेंस, जो हमें रेड कलर का दिखता है, अपीयरेंस दिखते हैं। सच मसल्स आर कॉल्ड रेड कलर, उसको रेड कलर बोलते हैं। दीज आर मसल्स ऑल्सो कंटेन प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया विच कैन यूटिलाइज लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन स्टोर इन देम फॉर एटीपी प्रोडक्शन। तो बोला जा रहा है इस जो रेड मसल्स होते हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का अमाउंट ज़्यादा होता है, जिसके क्योंकि उस एटीपी फॉर्मेशन ज़्यादा करती है, इसका मतलब यही है। दिस मसल देयर फोर कैन ऑल्सो बी कॉज एरोबिक मसल्स। अभी इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया है तो ये प्रोसेस क्या करता है, एरोबिक रेस्पिरेशन करता है। ठीक है, और एरोबिक मसल बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड दूसरी जगह पे क्या है, सम ऑफ द मसल्स पॉजेज वेरी लेस क्वांटिटी ऑफ हेमोग्लोबिन, कुछ मसल्स है जो बहुत कम हेमोग्लोबिन प्रेजेंट अपीयर करती है, रखती है, देयरफॉर वो पेल येलो कलर का व्हाइटिश कलर का होता है, उसको व्हाइट मसल व्हाइट फाइबर बोलते हैं। सम ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया कम होती है और इसमें, लेकिन इसका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हाई होता है क्योंकि उसको एक्टिविटी ज़्यादा करनी होगी, क्योंकि कम है जल्दी थकेगा तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ज़्यादा कैल्शियम चाहिए, तो इसके लिए इसमें ज़्यादा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। दे डिपेंड ऑन एनारोबिक प्रोसेस ऑफ एनर्जी, और ये है जो एनारोबिक, क्योंकि एनर्जी तो है ही नहीं, ऑक्सीजन का डिपेंडेंट है नहीं, एनारोबिक रेस्पिरेशन से ये क्या करता है, अपना एनर्जी को जनरेट करता है। ठीक है, चलिए अब मैं नोट्स में पढ़ा देती हूँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखो, इसमें मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हैं, आप उस स्टेप्स को ध्यान दो तो हो सकता है आपको समझ आए। दिख रहा है क्या क्लियरली? हाँ, आई होप दिख रही होगी आपको, छोटी छोटी सी है बट इससे ज़्यादा दिख रही होंगी आपको। देखो क्या, सबसे पहले ओपनिंग ऑफ कैल्शियम चैनल्स, नहीं सबसे पहले डीपोलराइजेशन होता है, नॉर्मली था पोलराइज था, डीपोलराइजेशन हुआ, उसके वजह से क्या हुआ, ओपनिंग ऑफ कैल्शियम चैनल की ओपनिंग हुई। यहाँ पे देखो ये एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम था, मोटर नर्व है तो वो क्या करती है, न्यूरोट्रांसमीटर को ट्रांसफर करती है, तो यहाँ तक आया। यहाँ पे क्या है, ये सब एक्सोसाइटोसिस है, तो ये डीपोलराइजेशन हुआ जिसकी वजह से यहाँ पे क्या, कैल्शियम चैनल की ओपनिंग हुई, फिर एक्सोसाइटोसिस हुई, यहाँ पे सेल, यहाँ पे देखो कैल्शियम सोडियम आयन आते जा रही है, उसके बाद क्या है, और इसमें कुछ न्यूरोट्रांसमीटर भी यहाँ पे आ गए, जैसे साइटो क्या है, एसिटाइल कोलिन, ACH बोलते हैं जिसको। ठीक है, एसिटाइल कोलिन यहाँ तक आ गई। अब उसके बाद क्या है, यहाँ तक का प्रोसेस आपको समझ आ गया कि यहाँ तक बेसिकली जो हमें जितने प्रोसेस थे 4 तक प्रोसेस हमारा यहाँ तक फंक्शन हो गया। अब फिर उसके बाद क्या करेगी कि अब ये सेल वापस से यहाँ तक न्यूरोट्रांसमीटर जाएगा हमारे सार्कोप्लाज्मा में, फिर ये सार्कोप्लाज्मा क्या करेगी, कैल्शियम आयन को रिलीज़ करेगी, फिर ये कैल्शियम आयन रिलीज़ करने के बाद क्या करेगी, ये कैल्शियम आयन पूरे बॉडी ये सार्कोप्लाज्मा में आ गया, अब फिर ये एक्टिवेशन में हेल्प कराएगी। यही सारा प्रोसेस इसमें दिया हुआ है कि आपका पूरा का पूरा फंक्शन में हेल्प कराएगी। फिर ये आगे एक्टिवेट जितना भी सेल है, ये देखो ये सेल है जिसको माइक्रोफिब्रिल सबको कॉन्ट्रैक्शन का में करेगी। फाइनली हमारा फंक्शन यही था कि हमको माइक्रोफिब्रिल का कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प कराना था। ठीक है, ड्यूरिंग रिलैक्सेशन के केस में ये जो जब हमारा रिलैक्स था तो ये क्या ये जो फॉर्मेशन था, जो ट्रोपोनिन जो ढकी हुई थी, लेकिन अब जब कॉन्ट्रैक्शन मतलब कंडीशन दूसरा चेंज हो गया, कैल्शियम आयन आ गया, तो TPC क्या हुआ, उसका जो क्रॉस ब्रिज था, जो TPC था, जो मास्क था वो मायोसिन साइड पे, उस साइड मास्किंग साइड को हटा दिया। अब मास्किंग साइड को हटाने की वजह से क्या हुआ, वहाँ से कैल्शियम आयन बाइंड हुए, कैल्शियम मास्किंग साइड है तो वहाँ पे मायोसिन लगा, मायोसिन की वजह से अब वो स्लाइडिंग वगैरह वाला सारा प्रोसेस होगा जो हमने NCERT में पढ़ लिया। ठीक है, बेसिकली आपको यहाँ तक सब अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही देखो, यही है जो सम सोर्स ऑफ एनर्जी, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन में कौन कौन से तरीके की एनर्जी यूज होती है, सो हमने पढ़ा है। तो मैंने आपको एरोबिक रेस्पिरेशन बताया, ये रेड मसल में एनारोबिक फॉर्मेशन बताया, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन। एक और होता है क्रिएटिनिन फॉस्फेट, ये भी ध्यान दे दो, क्रिएटिनिन फॉस्फेट जो होता है, क्रिएटिनिन काइनेज होती है, क्रिएटिन प्लस हाई एनर्जी फॉस्फेट। ठीक है, क्रिएटिनिन जो 100% ये किडनी के द्वारा एलिमिनेट हो जाती है, क्रिएटिनिन जो हमारे बॉडी में, तो ये भी हमारे बॉडी में एक्युमुलेशन हो जाती है, तो ये अगर आपका किडनी छान ना पाए तो इससे भी डिजीज होनी। तो अब हम कुछ डिफरेंस पढ़ लेते हैं रेड फाइबर्स में एंड वाइट फाइबर्स में। देखो रेड फाइबर का क्या है, रेड फाइबर मतलब रेड मसल, डायमीटर स्मॉल होता है, वाइट फाइबर का मसल्स का डायमीटर लार्ज होता है, इसमें रेड प्रोटीन प्रेजेंट होती है, मायोग्लोबिन ज़्यादा, इसमें रेड प्रोटीन लेस प्रेजेंट होती है, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें ज़्यादा होता है, इसमें कम होता है। ठीक है, और इसके बाद है लेस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम रेड में होता है, मोर होता है इसमें क्योंकि जल्दी थकता है। ये स्लो कॉन्ट्रैक्शन, इसकी कॉन्ट्रैक्शन बहुत स्लो होती है,
इसका कॉन्ट्रैक्शन फास्ट होता है, ठीक है। अब मसल फाइबर है जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ विदाउट फैटिग, बोला जा रहा है मसल फाइबर ये रेड वाले में है, तो ज़्यादा देर तक कॉन्ट्रैक्ट होती है, थकती बहुत स्लो है, मतलब ऐसा नहीं ज़्यादा थक जाएगा, बहुत कम रेस में थकती है। ये क्या होता है, बहुत जल्दी थक जाता है। ये हाई रेट से कॉन्ट्रैक्ट भी होता है और वो बहुत जल्दी थक भी जाता है। एग्जाम्पल है कुछ, लर्न कर लीजिए, जैसे कि हमारा बैक एक्सटेंशन मसल, जो हमारा बैकबोन मसल है, वो रेड मीट ऑफ चिकन लेग्स का जो होता है रेड मीट, थाई बोन्स या फ्राइड मसल जो होती है, काइट्स की जो मसल होती है ना, बहुत जल्दी थकती है। देखते हैं ना, अब काइट्स को बहुत दूर देर तक वो क्या बोलते हैं, आसमान में उड़ती रहती हैं, यही सब। अब है ये थकने वाली मसल, आई बॉल मसल, हमारे आंखों की जो पुतली वाली मसल्स है, तभी तो हम बार बार हर मतलब थोड़ी देर पे आँख की पलकें हमारे झकपकती रहती हैं। वाइट मसल्स ऑफ चिकन ब्रेस्ट का वाइट मसल्स, और उसके बाद क्या, फ्लाइट मसल ऑफ स्पैरो, ये स्पैरो होती है वो ज़्यादा उड़ नहीं पाती है, तो इसके वजह से, क्योंकि उसका मसल बहुत जल्दी थक जाता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आज यहीं तक रहने देते हैं। अब हमें पढ़ना है स्केलेटन, क्योंकि अब लंबी हो जाएगी ना, 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब स्केलेटन वाला जितना पार्ट बचा हुआ वो पार्ट हम आगे कर लेंगे, और उसके बाद जॉइंट वगैरह सब करके डिजीज़ करके इसको एंड कर देंगे, ठीक है। चलिए, सो यहीं तक रहने देते हैं, और चलो फिर दैट्स इट, हो गया। चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक कीजिए, ठीक है। चलिए, चलो ठीक है।